कोशिश करेंगे कि सेट में हम आपको डेली इजी टू मॉडरेट दें। आज इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा एकदम लग रहा होगा कि इजी होगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि एक लाइन का है ज़रूर, लेकिन इजी इतना आसान नहीं था। तो कोशिश करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन लगातार 6-7 कम से कम सेट दे, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसे लेवल और टफ करेंगे। तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन अभी आपसे बन नहीं रहा है और कथन निष्कर्ष के चक्कर में पड़ रहे हैं। एक बार दरोगा पूछ क्या दिया, कथन निष्कर्ष सब पढ़ गए, कथन निष्कर्ष। आप श्योर रहिए, सिर्फ कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन नहीं होता है, जानकारी भी आपको चाहिए। आगे एक लाइन के क्वेश्चन रहेगा और आपका पढ़ा हुआ टॉपिक रहेगा, आपसे नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी। आपका पढ़ा हुआ टॉपिक रहेगा, एक लाइन वाला क्वेश्चन रहेगा, फिर भी आपसे नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं बहुत जल्द दोस्त साहब। ऐसी डायरेक्ट नहीं है कि हाँ कैसे भी जैसे तैसे दे देना है। जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन मेरे कलम से गुजरा है कि हाँ इसको लेना है कि नहीं लेना है। देखने में कोई अगर नॉर्मल किसी को सेट दे दीजिए, जब तक नहीं बनाएगा वो कहेगा कि 60 पार कर देंगे। जो बैठ के बनाएगा टाइम के अकॉर्डिंग उससे 60 नहीं जाएगा रेयर केस में। यदि आप इसमें 60 प्लस करते हैं तो समझिए आप क्रीम है, आपका बेहतर तैयारी। इससे बेहतर जीएस नहीं होता किसी का 60 से प्लस अगर आप कर लेते हैं 75 क्वेश्चन में। तो बाकी शुरुआत में अभी यही लेवल देंगे, लगातार कंटिन्यू 5-6, जब तक कि थोड़ा सा आपको माइंड में न बैठ जाए कि हमको डेली सेट देना है। बहुत तो सुबह लोग 7 बजे जगते भी नहीं थे पहले, अब जगना शुरू किए हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करिए। देखिए आपको पढ़ने के लिए 2 वक्त किसी को नहीं दीजिए, एक तो सोते समय और दूसरा जगते समय। अगर आप तैयारी करने के फेज में हैं तो, अगर आपको नौकरी लेना है तो 2 टाइम किसी को नहीं दिया कीजिए। चाहे दिन भर कहीं कुछ करिए उसे मतलब नहीं है। जब बेड पर चले गए सोने लगे तो टाइम किसी को नहीं दीजिए। आप पढ़ के ही आप सोइए और सुबह जगे तो टाइम किसी को मत दीजिए, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे घर वाले हो, किसी को। जगिए तो पढ़ के ही कुछ करिए, खाना बनाना हो चाहे कोई ड्यूटी करते हो चाहे कुछ करते हो। सो के जगने वाला टाइम कोई का नहीं देना चाहिए। सुबह सुबह जब जगते हैं तब का माइंड एकदम शार्प रहता है, फ्रेश रहता है, कोई बहुत ज़्यादा दिन भर के कोलाहल टेंशन नहीं रहता है। उस समय आपका माइंड अच्छा ऑब्जर्व करता है। जब सोने लगते हैं तो उस समय बेड पर अगर रील्स वगैरह देखने लगेंगे तो फिर कब गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा, सामान 1-2 घंटा समय एक्स्ट्रा चला जाएगा। और वही अगर पढ़ के आप सोएंगे, चाहे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा आपको, अच्छी बात है यूट्यूब पर ही क्यों नहीं देखते रह जाएंगे। अगर पढ़ने लगेंगे आप तो आपको नींद भी टाइम से आ जाएगा। बस खाली बेड पर गए पढ़ना शुरू किए कुछ मोबाइल में लेके, नींद आ जाएगा। तो सोते समय पढ़ते पढ़ते सो जाइए, वो सबसे बेहतर हैबिट है। और जगिए तो पढ़ना शुरू करिए, ये बेहतर हैबिट है। 2 टाइम किसी को नहीं दीजिए, एकदम गांठ मान लीजिए। और 2 टाइम सबसे फिजूल जाता है सोते टाइम। लोग रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, चाहे कुछ भी देखने लगते हैं, ज्ञान की बात देखने लगते हैं, उनका नींद उड़ जाता है, 2 घंटा एक्स्ट्रा जग जाते हैं। जो कोई टाइम सोने का उनका एक्स्ट्रा 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा जो हुआ ना, वही वाला आपका लाइफ में 24 घंटा सीमित समय आपके लिए। खाना बनाना है, क्लास भी करना है, उसी में घर भी कुछ तनी मनी कोई कोई मैनेज करते होंगे, बातचीत, घर बहुत कुछ करना रहता है। तो कोशिश करिए कि 24 घंटा में दोनों पल किसी को ना दें। बाकी आप दिन भर आप कहीं रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिन में जितना आपको क्षमता है, अगर सुबह जग के आप पढ़िएगा ना तो सुबह वाला के बाद दिन भर आप उसी से मोटिवेट रहिएगा कि सुबह जगे हैं, सुबह इतना पढ़ लिए हैं, दिन भर आपको पढ़ने का मन करेगा। और वही अगर आप लेट से जगिएगा, चाहे सुबह खाना बनाने लगे, सोचिए खाना बना के तब पढ़ेंगे, खाना बनाए तो ये थोड़ा सा सो लेते हैं, उसी में एक आधा मैंने हाफ आवर खत्म हो जाता है। शुरुआत के जो पहला शिफ्ट होता है दोपहर से पहले का, वो खत्म हो जाता है। लेट से आप जगह सोचे कि खाना बना खा लेते हैं ना तब पढ़ेंगे, खाना बना खा लिए सोचे कि आधा घंटा सो लेते हैं ना तब पढ़ेंगे, वो आपका खराब होते जाता है। आधा दिन ऐसे ही खराब हो जाएगा। वही अगर आप सुबह जग करके पढ़ लिए हैं, कुछ काम कर लिए हैं, पढ़ने वाला सेट बना लिए, पढ़ लिए हैं, तो आपको दिन भर वो एनर्जी देगा कि ना सुबह से कुछ पढ़े हैं। खाना बनाते समय भी आप वही चीज़ सोचेंगे जो आपका सेट में गलती हुआ था, कैसे गलती हो गया, इतना गलती हो जा रहा है, बार बार ही गलती हो जा रहा है। खाना बनाते समय भी आपको वही माइंड में आएगा। आप आराम भी करेंगे तो कुछ ना कुछ माइंड में रहेगा। फिर जगेंगे तो लगेगा ना सुबह इतना पढ़े थे, इसको डिस्कशन देख लें, इसको ये कर ले वो कर ले, कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। और सोते समय अगर आप पढ़ के आप सोइएगा तो ऑटोमेटिक है कि पहली बात तो नींद आ जाएगा टाइम से, और दूसरी बात कि सुबह जगेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे कि रात ये आधा वीडियो चला था, आधा नहीं चला था, आधे देख करके सो गए थे, आधा बाकी रह गया है, आधा देखिए लेते हैं उसके बाद कुछ करेंगे।
कुछ भी काम सेटे बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते जीएस एक टॉपिक पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते नींद आ गया, तो सुबह जगेंगे तो लगे कि आधा पढ़े आधा छूट गया है, यानी क्लियर कर लेते हैं। और खास करके कोई टॉपिक आप उठाएं जब आपके पास समय है, छोटा ही टारगेट करें, बहुत बड़ा नहीं, आपके पास समय है तभी पढ़ना शुरू करें। अगर कोशिका पढ़ना शुरू किए हैं, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास कोशिका पढ़े भर समय है 1 घंटा का, तो पढ़ना शुरू करिए ना, तो बीच में कोई टॉपिक नहीं छोड़ा करिए। आगे जब सेट वगैरह में मिलता है ना, तो लगता है कि कोशिका से थोड़ा सा और पढ़ल रहते ना आगे तक तो क्लियर हो जाता, खाली 2-4 पॉइंट पढ़वे किए थे, ये आगे क्वेश्चन में जस्ट दिया था। तो कोई भी कोशिश करिए कि आपके पास समय हो तभी शुरू करें। 10 मिनट के लिए समय तो 10 मिनट का टॉपिक सेलेक्ट करिए और उसको खत्म करिए के छोड़िए, कोई बीच में अधूरा मत छोड़िए। चाहे कोई भी कुछ पढ़ रहे हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। अभी जो आपका बोर्ड पर क्वेश्चन लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी इंटर लेवल, जैसा कि आप जानते हैं कि 26,000 प्लस वैकेंसी है, इसमें 26,000 प्लस सीट है और दुनिया का सबसे बड़का एग्जाम यही है। मैंने बड़का में कहे का मतलब है कि पद में, ऐसा नहीं कि पोस्ट, मतलब कि पोस्ट पद में नहीं, जैसे कि संख्या की बात करें, माने इतना जब बड़का वैकेंसी नहीं आप कह सकते हैं किसी का। एक स्टेट लेवल में इतना बड़ा वैकेंसी जनरली नहीं आता है, बिहार में भी कभी बिहार के इतिहास में नहीं रहा था। अब रेलवे में मान के चलिए, अगर ठीक है रेलवे में अगर 1 लाख भी सीट देगा तो पूरा ऑल इंडिया लोग भरेंगे, बिहार वाले में बहुत नहीं भरेंगे, दूसरा स्टेट वाले बिहार आना नहीं चाहेंगे। तो सबसे बड़ी वैकेंसी है। इधर हाल फिलहाल में लोगों को बिहार दरोगा का मेंस अभी होने वाला है, 1 महीना मात्र समय है उनके पास। तो 1 महीना समय है, तो अगर कोई कोचिंग भी ज्वाइन करेंगे टारगेट वारगेट, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज उनका चल जाएगा। जो पहले से पढ़ रहे थे जहाँ वही पढ़ते रहें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, वो ठीक है। लेकिन सोचेंगे कि अब नया कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ले, टारगेट बैच क्रैश कोर्स कर, तो इस समय आपका टाइम वेस्ट है। 1 महीना में कुछ कर नहीं लेंगे, लगातार 5-5 घंटा 6-6 घंटा बैठ के लिखेंगे, उसकी वजह आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, चाहे एडी हो कोई हो, और जो लेवल इसी लेवल का रहेगा क्वेश्चन, जो हम देख रहे हैं श्योर रही है, 1 लाइनर क्वेश्चन इसी लेवल का रहता है। इसे ज़्यादा लेवल देखना हो तो आगे वेट करिए, इसमें हम आपको कथन निष्कर्ष तक भी लौटेंगे, सारे क्वेश्चन आपको अप्रोच देंगे। 1 महीना में आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ लगभग क्वेश्चन हम टच कर लिए हैं। दूसरा महीने से आपको रिपीटेड होने लगेगा, माने टॉपिक रिपीटेड होने लगेगा, क्वेश्चन रिपीटेड तो बहुत कम होगा। जैसे मैंने सेट कर रहे हैं, ध्यान में नहीं रहा कि क्वेश्चन लिए हैं कि नहीं लिए, तो दोबारा ले लिए अलग बात है, लेकिन इतना तो जरूर ध्यान में रहता कि क्वेश्चन लिए तो अगला सेट में ना ले। तो 1 महीना के बाद आपको जब रिपीट करने लगेगा, टॉपिक रिपीट करने लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सब टॉपिक से टच कर रहा है क्वेश्चन, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, विविध हो, सारे क्वेश्चन इसमें टच कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ विविध का भी क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। तो कोशिश करिए कि आप डेली बनाएं। हम ये नहीं कर रहे कि यहाँ आपको आना कंपलसरी है एकदम कि चलिए हमारे पास है करिए, कहीं मत जाइए। आप देखिए रहे कि पहला क्लास है, जगह है नहीं, कल रात में मैसेज किए हैं, दिनों में नहीं मैसेज किए हैं, और खाली बस बैच में बता दिए, तो जगह है नहीं। तो हमारे पास तो छोटा मोटा क्लास है, बहुत ज़्यादा बैठाएंगे नहीं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं करिए, लेकिन कहीं ये तरीका अच्छा है। इस लेवल का सेट प्रैक्टिस करना, नज़दीक एग्जाम खास करके जून जुलाई में बिहार एसएससी डेट दे रहा है, तो तरीका अच्छा है कि एक सेट प्रैक्टिस करते रहें। और 75 क्वेश्चन जी के जी से सबको ही पता है, जिसमें 25 साइंस है और 50 आर्ट्स है। साइंस का आपको लगभग 200 क्वेश्चन ऐसे हम देंगे जो एकदम छोटका न्यूमेरिकल होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का व्यंजक होगा, एम जी एच स्थितिज ऊर्जा वाला, एफ बराबर एम ए बल वाला, भी बराबर एन लेमडा, छोटका छोटका एकदम खुल खुल के, भी बराबर एम भी, संवेग बराबर पी बराबर एम भी, ये सब एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो आप बना सकते हैं। बड़ा न्यूमेरिकल श्योर रहिए कि आप एग्जाम में उतना टाइम आपके पास रहेगा ही नहीं कि बनाए। वो बनाने के चक्कर में एक पन्ना सॉल्यूशन जाएगा, वो बनाने के चक्कर में आपका 2 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा। एग्जाम हॉल में जितना लोग जानते हैं उतना बनाने का समय नहीं मिल पाता है। अब रीजनिंग 50 क्वेश्चन है बिहार एसएससी में, 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको समय दिया जाए तो शायद ही कोई मने ना बने आपसे, गलती हो जाए एक आध को अलग बात है, तो 50 क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं आप। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन समय के अभाव से रीजनिंग भी वही स्किप करना पड़ जाता है। तो जब हम एक्स्ट्रा में फालतू में समय देंगे तो उसमें क्यों नहीं देंगे, जो कंफर्म एकदम है रीजनिंग में समय दे देंगे, मैथ में कैलकुलेशन में समय दे देंगे। अब लगातार बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल लेकर के क्या करेंगे आप, हमारा सोच है जहां तक अप्रोच, और इसी सोच के साथ सब दिन करते हैं, आज भी करेंगे। तो लगभग 200 क्वेश्चन एकदम छांट के, तो ऐसा ही खाली रहेगा सब, चाहे तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, एकदम छोटका न्यूमेरिकल रहेगा, जिसे आप न्यूमेरिकल उससे बाहर आपको बिहार एसएससी के लिए नहीं बनाना पड़ेगा। रहेगा तो आप फालतू टाइम वेस्ट करेंगे उसमें, आप
छोड़िए के बढ़ जाना उसको सही रहेगा। और निगेटिव इसीलिए हम रोज घटवाएंगे ऑफलाइन में कि आपको हैबिट बना रहे कि निगेटिव ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, तो सब दिन आएंगे, सब कलर करेंगे, तुक्का लग गया, तुक्का लग गया, गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम में तुक्का नहीं लगता है, सेट में तुक्का लग सकता है। अब बगल के चक्कर में भी नहीं रहेंगे, जब यहाँ बगल के चक्कर में नहीं रहे वहाँ भी बगल के चक्कर में नहीं रहेंगे, हो सकता है आपका सीट आगे रहे एग्जाम में। तो ये सबसे एकदम समझिए कि ना तो बगल में कोई हेल्प करने वाला उस दिन रहेगा ना आज रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका क्या बनाए थे, बी बना है, ठीक नहीं। अब अपना सेल्फ डिफेंस एकदम माने सेल्फ डिपेंड होकर के बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, महत्वपूर्ण समय सुबह सुबह का। पहला क्वेश्चन है याद, बिहार में प्रथम कांग्रेस सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में पहली बार सरकार का ही गठन कब हुआ था? कांग्रेस सरकार का ही कह रहा है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत का सरकारें थी, लेकिन पहली बार चुनाव हुआ। अब क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार भारत में चुनाव हुआ, अधिनियम कौन सा था? अब पहली बार चुनाव कब हुआ? अरे भाई 1937 बिहार में। आम चुनाव की हम बात थोड़ी कर रहे हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव 51-52 में हुआ, दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन है तो 1952 लेंगे, वो दूसरी बात हो गया। अधिनियम 35 के तहत पहली बार 1937 में चुनाव हुआ है, माने 1937 में चुनाव हुआ तो बिहार में सरकार का गठन हुआ। देखिए तो कितना सब दो क्लोज ऑप्शन है। क्वेश्चन आप सब दिन पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में अब ऐसा ही देगा। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसको बिना डेट के दे रहे बिना एग्जामिनर रहबे नहीं करेगा, डेट देना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो सबको 1937 बना के आ जाएगा। 20 जुलाई 1937 सबको 1937 करके आ जाएगा, इसीलिए उसको डेट देना मजबूरी हो जाएगा छोटा क्वेश्चन में। तो 20 जुलाई 1937 को पहली बार गठन हुआ, और उस समय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार का सीएम बने थे, पहले प्रधानमंत्री कहलाता था लोग, है ना। कृष्ण सिंह बिहार का सीएम बने थे। कोई दिक्कत? तो इसका डेट देने का मकसद बस यही है कि डेट देवे करेगा एग्जाम में, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे तो। बिहार की यात्रा करने वाला ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार का यात्रा कह रहा है, भारत का यात्रा माइंड में तो रहा होगा। पीटर मुंडी इंग्लैंड का है, यो भारत का यात्रा किया। रॉल्फिन भी भारत का यात्रा किया, थॉमस रो भी किया। तो भारत यात्रा तो कंफर्म है, लेकिन बिहार यात्रा वहां दिया हुआ है। तो बिहार का यात्रा करने वाला रॉल्फिंच है, जो अकबर के काल में बिहार का यात्रा किया था। 1574 की बात है, जब यहाँ आकर के पटना हाजीपुर से यहाँ के लोकल शासकों को खदेड़ दिया था, और रॉल्फिंच यात्रा किया था। ऐसे तो सबको ही यात्रा किया है, पीटर मुंडी भी इंग्लैंड से आया है, थॉमस रो खुद आया है जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में, हॉकिन 1608 में। तो यहाँ पूछा है बिहार का यात्रा कौन किया था? रॉल्फिंच। कोई दिक्कत है इसमें? बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो गया दुगो, दोनों बिहार स्पेशल क्वेश्चन हुआ ना। तो बिहार एकदम हर चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किया गया है। महापाषाण, पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तीन गो पाषाण काल के बांटा गया है। पाषाण काल तीन भाग में। कहीं पाषाण काल क्या है, तो जिस समय पत्थर का सब चीज इस्तेमाल होता था, चाहे औजार हो पत्थर का, हथियार हो पत्थर का, सब पत्थर का ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो उसको पाषाण काल कहा गया। सबसे पुराना जो पत्थर का इस्तेमाल होता था वो बड़े बड़े चट्टान के रूप में होता था। जब मानव बड़े बड़े अगर चट्टान की बात करें तो ज्यादा अभी भी पत्थर ज्यादा पहाड़ के चोटी तरफ रहता है ना। तो मानव पहाड़ के ऊपर रहता था, पहाड़ी पर रहता था, जंगल में रहता था, उस समय पूरा पाषाण काल था, पत्थर का इस्तेमाल होता था, बड़े बड़े पत्थर का। वो कोई काट छांट नहीं होता था, जो पत्थर है डायरेक्ट उसका इस्तेमाल। गुफा है, गुफा को डायरेक्ट पत्थर ला के रख दिए, ढक दिए, गेट बन गया। तो कोई इसमें काट छांट नहीं होता था। पूरा पाषाण काल की बात है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार होना और आग का प्रयोग किया जाने वाला ज्ञानी मानव होना, दोनों में अंतर है। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, लेकिन मानव ने आग का पूरी तरह से प्रयोग करना सीखा। आग का जो यूज हुआ वो नवपाषाण काल में बेहतर हुआ। लेकिन कोई पूछेगा ये कि आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। उस समय बहुत कम, जैसे गुफा के आगे आग जला देता था, जिससे खतरनाक जानवर से भी सुरक्षा मिल जाता था।
गुफा के आगे आग जलाने से खतरनाक जानवर भी नहीं एंट्री मारेगा, और लाइट भी मिल जाता था। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल कहने का मतलब कि जब पत्थर का थोड़ा सा साइज छोटा हुआ, यानी नीचे मानव रहने लगा, पहाड़ी के एरिया में नीचे रहने लगा इस एरिया में। उसके बाद नवपाषाण, नदी में छोटे छोटे पत्थर मिल जाता है, तो नदी में जब मानव आवास करने लगा तो नवपाषाण काल कहलाया। और नवपाषाण काल में पत्थर का एकदम काट छांट करके लेटेस्ट हथियार बनाया जाता था, नुकीला हथियार। लकड़ी का है डंटा, वो आगे नुकीला पत्थर लगा दिए और भाला बना दिए, तो लेटेस्ट हथियार होने लगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिया, चाक, कृषि, मानव नवपाषाण काल में अस्थायी निवास रहने लगा। पहले मानव अस्थायी नहीं रहता था, मानव कृषि खेती करना सीखने लगा। शुरुआत में मानव सिर्फ शिकार पर, आजीविका पर निर्भर था। तो पाषाण काल की वही बात कर रहे हैं कि पाषाण काल है क्या है। पाषाण काल, तो पाषाण काल में मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। जानकारी में मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, प्रागैतिहासिक कहने का मतलब सर, जिस इतिहास के उस कालखंड को प्रागैतिहासिक कहते हैं जिसमें जानकारी लिखित कुछ भी नहीं हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हो। पाषाण काल के बारे में मैक्सिमम जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से ही है, लिखित नहीं है। तो मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक बनाया जाता था, माने स्मारक से जानकारी वगैरह भी मिला है। तो जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य नहीं हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस ऐतिहासिक कालखंड में लिखित जानकारी मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लिखा तो है लेकिन क्या लिखा नहीं पता, उसको आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जिस ऐतिहासिक कालखंड में लिखित जानकारी मिला, वो पढ़ा भी गया, आज भी उपलब्ध है इतिहास का स्रोत, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल, इतिहास कहते हैं। आंसर हो जाएगा मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। उस समय लोग मानव, सुनिएगा, भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा में पत्थर पर सब चित्र बनाया हुआ है, यानी ज्ञानी मानव उस समय थे। अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तभी ना बैठ के गेम खेलेंगे, चाहे व्हाट्सएप चलाएंगे, कुछ चलाएंगे। जिसके पास ज्ञान नहीं है, गांव घर में एकदम नहीं पढ़ल, उसको मोबाइल भड़का दे दीजिए। ज्ञान नहीं है तो मोबाइल चलाएंगे बैठ के, कितना फ्री टाइम रहेंगे तब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे देख लेंगे, एक बार मोबाइल फिर रख लेंगे, देख लेंगे, रख लेंगे, यूज करेंगे, उसको चलाएंगे। ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञानी मानव प्रागैतिहासिक काल का जो चित्र है सब बनाया है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, है ना, गुफा शैल चित्र। तो मृतकों का प्रागैतिक स्मारक बना है। आगे आ जाइए। हाँ, पाषाण कहिए, महापाषाण कहिए, उसी को बांटा गया है 3 भाग में। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय कब विभाजित हुआ? सब दिन पढ़े हैं कि भाई जैन संगति दूसरा हुआ, उसी समय विभाजन हो गया कि पहला जैन संगति दूसरा जैन संगति की विभाजन हो गया जब जैन संगतियां हुआ तब, कि पहला जैन संगति में मतभेद हो गया, दूसरा में एकदम अलग अलग हो गया श्वेतांबर दिगंबर। मतलब कि पहले में मान लिया जाता है कि श्वेतांबर दिगंबर 2 भाग में बट गया। ती तो पढ़े थे लेकिन राजा वाला बातें नहीं कॉन्सेप्ट आ रहा था। देखिए, जैन धर्म का पॉपुलर मानने वाला राजा जो मौर्य वंश का है, चंद्रगुप्त मौर्य था। ऐसे कई राजा, उदयन भी जैन धर्म माना है, अजातशत्रु भी जैन धर्म माना है, बाद में बौद्ध बन गया था। जैन धर्म मानने वाला जो सबसे प्रसिद्ध राजा था चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था 300 ईसा पूर्व की बात है, जब मगध पर अकाल पड़ गया 12 वर्ष का, 12 वर्ष का अकाल मगध में पड़ गया। अकाल पड़ गया तो राजा कह रहा है कि हम किस बात का राजा हैं कि पब्लिक को खाने पीने तक नहीं मुहैया करा सकते हैं, तो राजा हम किस बात के लिए, धिक्कार है ऐसे हम राजा पर। उस समय विचलित था। उसी समय इसके पास जैन का गुरु है भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन गुरु इनके पास आए, कहे कि आप तो यहाँ ईश्वर के प्रतिबिंब है हैं, छाया है हैं, राजा है हैं, आप जब मृत्यु होगा तो आप वहाँ का भी राजा बना देंगे आपको। यहाँ तो मैंने सुप्रीम है हैं, मृत्यु के बाद भी सुप्रीम बनाएंगे, आइए जैन धर्म मान लीजिए। जैन धर्म मानने के लिए लिया गया। दक्षिण भारत कर्नाटक के स्वर्ण मिलगोला में ले गए। जैन धर्म का ही मानना था कि जितना कष्ट देके अपने आप को मारेंगे मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगा। आत्मा तड़प के मरेगा तो जो दोबारा दूसरा शरीर में ग्रहण नहीं करेगा, सीधे परमात्मा के पास चला जाएगा। इसीलिए खाना पीना छोड़ करके संलेखन विधि से अपने आप को कष्ट देकर पहले खाना छोड़ा, फिर पानी भी छोड़ा, फिर पानी खाना दोनों छोड़ दिए, तड़प तड़प के मर गए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
तो दक्षिण भारत कर्नाटक में लेके चला गया था भद्रबाहु, और जब यहाँ और कुछ साधु संत मगध में ही रुक गए थे, कैसे जीवन यापन करते थे। भाई अकाल रहे, कोई घर भीख मांगे जाइएगा तो देगा, तो स्थिति खराब था जैनियों का, इसीलिए दक्षिण भारत चले गए थे मैक्सिमम, कुछ लोग मगध में ही रह गए। अब जैन में कॉन्सेप्ट था कि सब नग्न रहते थे, लेकिन जब मगध से छोड़कर दक्षिण भारत गए और जो मगध में रुक गए, तो मगध में जो रुके उन लोग कहे कि हम लोग जो है सो कि श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, अब परिवर्तन चाहिए, चेंजिंग चाहिए। यहाँ जो मगध में रुके थे वो अस्तुलभद्र के देख रेख में रुके थे। वापस भद्रबाहु आए तो देखे तो यहाँ पूरा सब वाइट वाइट पहनले है, और उन लोग सब दक्षिण भारत से नग्नता आया था वापस, तो दोनों के बीच में मतभेद हो गया। श्वेत वस्त्र धारण किए थे, इन लोग कह रहे कि नहीं हम लोग धारण करवे करेंगे, और जो नग्न रहते थे कहते कि नहीं हम नहीं करना है। दोनों में मतभेद हुआ तो जैन धर्म दो भाग में बट गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के जस्ट बाद, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ, वापस हुआ, और जैन धर्म दो भाग में बट गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर कहलाए, और जो नग्न रहते थे वो दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर हैं और अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर हैं। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता है, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करता। श्वेतांबर में महिला साध्वी हो सकती है, जबकि दिगंबर में महिला साध्वी नहीं हो सकती है ना। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला पॉइंट आ जाइए, अगला क्वेश्चन में देखिए, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? रेशम मार्ग कहने का मतलब कोई रेशम के रास्ता बनाया था? भारत से रेशम मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया, इधर बहुत सारे देशों में जाया करता था। और उस समय कुषाण वंश के शासक जब कनिष्क आया तो उस पर कंट्रोल किया कि जो रेशम जा रहा है उस पर टैक्स लेंगे, और टैक्स में सोना लेता था या रुपया डायरेक्ट लेता था। इसलिए इसके पास सोना का स्टोरेज बढ़ते गया। किसके पास? कुषाण शासक कनिष्क के पास। इसलिए आगे चलकर सबसे पहले सबसे ज्यादा जो सोना शुद्धता वाली एकदम सिक्का जारी करेगा कुषाण शासक करेगा। तो प्रसिद्ध रेशम बनाने के मार्ग किस शासकों के अधिकार में था? कुषाण शासक। कुषाण शासक में भी मेन कौन? कनिष्क। कुषाण के संस्थापक की बात करें तो कौन था? कुजुल कटफिसस। राजधानी कहाँ थी कुषाण की राजधानी? कुषाण के संस्थापक कुजुल कटफिसस, राजधानी पुरुषपुर पेशावर। ध्यान रखिएगा, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा है कनिष्क, जो राजगद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। कौन संवत? शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और शक संवत अपनाया गया है 22 मार्च 1957। शक संवत के अनुसार पहला महीना है चैत, जो अभी चल रहा है, वो अंतिम महीना फागुन। तो ध्यान देने की बात है, कुषाण शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया, कनिष्क वही टैक्स लगाया, राजस्व लिया, और पैसा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सोना हो गया इसके पास। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का सोना का सिक्का जारी किया कुषाण शासक। ऐसे भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था हिंद यवन इंडो ग्रीक हिंद यूनान शासक सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था। और सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का जारी किया गुप्त शासक, लेकिन सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया कुषाण शासक। क्लियर है? चलिए, मुबैया नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर अपना आत्मकथा तुझ की बाबरी किस भाषा में लिखा? अच्छा, मुबैयान नामक पद शैली है क्या? ये तो कई बार क्वेश्चन मिला होगा कि मुबैयान नामक पद शैली शुरुआत किया बाबर। ये है क्या आखिर मुबैयान नामक पद शैली? अच्छा, गद और पद ये दोनों नाम सुने हैं? गद मैंने निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के उत्तर दे गद है। लड़का काहे सो रहे हैं जी? उनको जगाइए जगाइए जगाइए। अब 7 बजे जग जा रहे हैं, मैंने 7 बजे भी आ रहे हैं तब वो सो जा रहे हैं, 9 बजे भी आते हैं तब वो सोते हैं वो। हाँ, 9 बजे भी आते हैं तब वो ऐसे ही सोते रहते हैं, और 7 बजे आए तब वो सोते रहते हैं। कोई टाइम में तो कम से कम जगिए।
अब ऐसा सोचे हैं कि मैंने बताने के बाद भी नहीं जग रहे, जब तक कोई धक्का नहीं दे रहा है। बिस्कुट रख देंगे, शटर बंद करके हम लोग चल जाएंगे। आ गया ये। मुबैयान नामक पद शैली की जन्मदाता बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी। तो मुबैयान नामक पद शैली था क्या? जैसे गद और पद, गद मने गधांश, पद मने जो पद होता, जैसे पद में कविता टाइप का जो बनाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, और बाद नीचे उसके बारे में नीचे गधांश में लिखल रहता है, इसका मतलब ये है। तो सीधा से जो लिखे हैं क्या है, उसके बाद उस गधांश में नीचे लिखा रहता है। तो जो पद है, तो मुगल काल में जो पद में लिखने की जो शायरी हुआ, कविता हुआ, दोहा हुआ, जो पद में लिखने का प्रचलन शुरू किया, वो मुबैयान नामक पद शैली एक शैली है, जो कविता और शायरी लिखने का शैली है, और इसका शुरुआत किया है बाबर। असल में ये मुबैयान कोई युद्ध वगैरह करने का कला नहीं है, कविता शायरी लिखने का कला है। आई कला का शुरुआत किया है कौन? बाबर। वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुबैयान नामक पद शैली जन्मदाता तो बाबर है, शुरू किया बाबर, क्लियर कर चुका है। और यह शैली में बाबर एक आत्मकथा लिखा, उसका नाम था तुजुक के बाबरी। कौन भाषा में लिखा है? तुर्की में। बाबर लिखा तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी। जो मुबैयान नामक पद शैली, जो लिखने का जो कला है, मुबैयान पद शैली है, और जो भाषा है तुर्की है, और नाम है तुजुक के बाबरी। कौन लिखा है? बाबर। इसी किताब का आगे चल करके बाबर नामा के नाम से अनुवाद किया फारसी में। कौन? बाबर नामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया। कौन किया? अब्दुल रहीम खान ने खाना। कहाँ है जी? अब्दुल रहीम खान ने खाना बाबर नामा के नाम से फारसी अनुवाद किया। यह तुजुक के बाबरी का। मुगल का मातृभाषा तुर्की था, तुर्क के लोग थे चगताई तुर्क, चगताई तुर्क मुसलमान थे ये लोग। तुर्की मातृभाषा था और फारसी था राजकीय भाषा। क्लियर हुआ? तो मातृभाषा तुर्की में मुबैयान पद शैली, जो लिखने का शैली है, मुबैयान पद शैली में तुजुक के बाबरी बाबर लिखा। दो मुगलिया बादशाह ऐसे हैं जो अपना आत्मकथा लिखे हैं, एक बाबर और एक जहांगीर। तुजुक के बाबरी बाबर, तुजुक के जहांगीरी जहांगीर। जहांगीर फारसी में लिखा है और बाबर तुर्की में लिखा है। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया होगा। इससे बातें कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबर नामा करेंगे अरबी, फारसी भाषा में, यानी अभी ध्यान में नहीं थे यहाँ। आ गई 2-3 दिन तक लगेगा थोड़ा सेट होने में, सवेरे सवेरे है ना। ये क्लियर हो गया है? सोने के टाइम में जग गए ना। कितना आदमी कहता है ना कि सोच रहे थे, देखते हैं आज कितना देर तक जगते हैं, कंपटीशन कर देखते हैं कितना देर तक जगते हैं। और कितना सूतेगा तो कहेगा देख रहे थे कि कितना देर तक सो सकते हैं। दोनों टाइप का रहता है लोग। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कौन सा शैलकृत गुफा माने पत्थर से बना गुफा है जिसमें 11 सिर के बुद्ध भगवान बोधिसत्व के तस्वीर मिलता है? कन्हेरी गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। इसमें गुफा संख्या 41 है। गुफा संख्या 41 में बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। जो बुद्ध के इसमें समस्त माने कह सकते हैं कि जीवनी के बारे में इनका फोटो ये में दिखा दिया है, महायान शाखा से संबंधित है। क्लियर है? बाकी कार्ले का चैत्य भी महाराष्ट्र में है, सातवाहन काल में बना है, अजंता गुप्त काल में बना है। एलोरा का संबंध बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों से है, यानी सहिष्णु गुफा है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है से। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत का तीसरा युद्ध के समय कौन पेशवा था?
बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध, तो 1761 में लड़ा गया था। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली है, एक तरफ मराठा। अहमद शाह अब्दाली अफगान है और मराठा हिंदुस्तान है, ध्यान रखिएगा। तो मराठा व अहमद शाह अब्दाली दोनों के बीच युद्ध हुआ। कौन पेशवा था उस समय, बालाजी बाजीराव या नाना साहब? नाना साहब भी लिख के क्वेश्चन पूछ सकता है, बालाजी बाजीराव या नाना साहब। और 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, एक तरफ तो अहमद शाह अब्दाली है, एक तरफ मराठा का पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव। लेकिन युद्ध का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, विश्वासराव सदाशिवराव भाऊ है ना, सदाशिवराव भाऊ एक हो गया और विश्वासराव, यही दोनों युद्ध का नेतृत्व किए थे मराठा का, और युद्ध में मारे गए। इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया बालाजी बाजीराव, मृत्यु हो गया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली इन लोग के वीरता से प्रभावित हुआ और इसके दरबार में खत भेजा, कहा कि ऐसा हिंदुस्तान में हम कभी वीर नहीं देखे थे। अहमद शाह अब्दाली भारत में 8 बार आक्रमण किया था। इसका वास्तविक नाम था अहमद खां, अफगान से। कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान में वीर नहीं देखे थे, आज के बाद अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर कभी नजर नहीं डालेगा। क्लियर हो गया? बालाजी बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा है। मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में रहा था। क्लियर? मराठा बाकी जानते हैं, बाकी जहां मिलेगा वहां चर्चा करेंगे सब। किस झील को बिहार के पहला और देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो कांवर झील, बेगूसराय, 2020 में। और ध्यान देने की बात यह है, एक्चुअली में रामसर साइट है क्या, तो वैसा आर्द्र भूमि जो कोई पक्षियों का प्रजनन स्थल है, किसी जीव का प्रजनन मैंने समझ रहा है ना, उसकी संख्या बढ़ने के लिए उत्तरदायी हो, तो उसको विश्व स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है। मान के चले कोई पक्षी का प्रजनन स्थल है और जैव विविधता बनाए रखने में मदद कर रहा है। चील आज नष्ट हो रहे हैं, अगर चील रहता तो जो गांव के जो गाय भैंस जो मरने के बाद जो खेत में फेंक देते हैं, तो उन लोग चील कौआ सब खा जाते हैं। तो चील नहीं है, क्योंकि गाय भैंस में अब डिक्लोफिनेट एगो दवाई रहता है, डिक्लोफिनाइल, क्या याद रखने सीधे सीधे, डाइक्लोफिनाइट, ये दवाई है। ये दवाई को क्या करते हैं कि गाय के जब बुखार लग गया, दर्द हो रहा है तो दे देते हैं, और गाय मरने के बाद चील खा जा रहा है, वो चील मर जा रहा है। इसको बंद भी किया गया, डाइक्लोफिनेट को बंद भी किया गया इसको, कि अब नहीं इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिर भी छुपा चोरी से लोग देते हैं। तो इसी तरह से चील नष्ट होता जा रहा है। अगर चील रहता तो जो पर्यावरण है उसको शुद्ध रखने में मदद करता, अवशिष्ट को खाता, अपमार्जक का काम करता, साफ सफाई का काम करता। तो कई ऐसे जीव हैं जो उससे मतलब एंटीबायोटिक बनता है, दवाई औषधि बनता है। तो जैव विविधता रहना चाहिए, तो जैव विविधता बना रहे, जीवों का प्रजनन स्थल होते रहे, इसके लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण दिया गया है। और पहली बार 1971 में कहा, ईरान में, ईरान के शहर कौन सा, रामसर में मीटिंग हुआ। ध्यान रखिएगा, पहली बार 1971 में रामसर में मीटिंग हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। कब से? 82 से। और ध्यान देने की बात है, 2 फरवरी को मीटिंग हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्लियर हुआ? भारत का सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो रेणुका है, और सबसे बड़का है सुंदरवन। भारत में रामसर स्थलों की संख्याएं कितना हो गया टोटल? टोटल 98 हो गया है ना, जिसमें बिहार का बेगूसराय। क्लियर हो गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। कहवा न्याय है? प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, विकार के, व्यक्ति की, धर्म के, उपासना के, है ना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता है।
भाईचारा एक प्रकार का है, समानता दो प्रकार का है, अवसर और प्रतिष्ठा का समानता है ना, दो प्रकार के, भाईचारा एक प्रकार के। प्रस्तावना भारतीय संविधान का कुंजी कहलाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के सभा के समक्ष उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए, आमुख कहिए, प्रेम्बल कहिए, एक बात है। जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, और प्रस्तुत कब किए थे? 13 दिसंबर 1940 को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिला और वही प्रस्तावना भारत का प्रस्तावना बन गया। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1900, और 3 गो शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो 3 प्रकार का न्याय है। क्लियर हो गया? चलिए, अब अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, 2 प्रकार की समानता है। भारतीय संविधान का आत्मा कुंजी प्रस्तावना को ही कहते। जब तक भीमराव अम्बेडकर नहीं कहे तब तक नहीं कहेंगे कि अनुच्छेद 32 को। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा का सबसे पहले अधिनियम प्रस्तुत किया गया, कहाँ वहाँ? 1935 में। संघीय ढांचा, संघात्मक विशेषताएं। भारत में संघात्मक विशेषताएं कनाडा से लिया गया है। संघात्मक उसको व्यवस्था को कहते हैं जहाँ शासन का कम से कम 2 यूनिट हो, सरकार शासन चलाने के कम से कम 2 इकाई हो, उसको कहते हैं संघवाद, जो कनाडा से लिया गया है। तो भारत में संघ राज 2 यूनिट है ना, यहाँ तक कि पंचायती राज भी है। तो संघीय व्यवस्था उसको कहते हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ लिखित संविधान हो। कौन से लिया गया? 1935। भारतीय संविधान का अनेक प्रभाव पड़ा है। देखिए, सबसे अधिक प्रभाव कौन छोड़ा है? 1935 को भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट कहते हैं। 1935 अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। 1935 अधिनियम के तहत भारत से बर्मा अलग हुआ। अधिनियम 35 और 37 में अलग हुआ। अब बर्मा ब्रिटिशर से आजाद हुआ 1948 में। 1935 अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, इसमें प्रस्तावना नहीं था। 1935 अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता को विस्तार किया गया, महिला को वोट देने को विस्तार किया गया। ऐसे पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार 1919 में मिला था, लेकिन उस समय जिसके पास जो टैक्स देने वाली महिला थी, बहुत कम को पावर था, गिने चुने को। विस्तार किया गया 35 में। क्लियर है? 1909 को पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहते हैं। इस सांप्रदायिकता को लीगल बना दिया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कह दिए थे। फैन चला दीजिए जरा, है ना। तो 1909 के पार्लियामेंट सुधार सांप्रदायिकता को लीगल बनाया था। 1919 अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन शुरू हुआ था। ध्यान रखिए, केंद्र में द्वैध शासन शुरुआत हुआ था 1935 से, और प्रांत में शुरू हुआ था 1919। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका शुरू हुआ था 1919 से। केंद्र में द्विसदनीय, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है ना, द्विसदनीय विधायिका 1919 में केंद्र में शुरू हुआ, और प्रांत में द्वैध शासन शुरू हुआ, और केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ 35 में। समाप्त कर दिया गया प्रांत में 35 के तहत। 47 अधिनियम के तहत भारत आजाद हुआ। बाकी बहुत जहां मिलेगा हम लोग चर्चा करेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के ग्राम पंचायत संगठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी है, जो लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए है। तो 40 में ग्राम पंचायत है। 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है। मूल अधिकार जब हनन होगा तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। 48 में कृषि पशुपालन संगठन है। अब 51 में है राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देगा। ऐसा नहीं कि नेपाल से, बिहार नेपाल से लगा है तो दंगा फसाद फैलाएगा। शांति को विवृद्धि बढ़ावा देगा, यानी कोई भी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो नीति बनता है अनुच्छेद 51 में रख करके। 51 के कम है मौलिक कर्तव्य। एक मार्क अधिनियम 1937 के अधीन काम करता है। और एक मार्क में क्या है? एक मार्क तरह का मोहर है, उत्पाद पर दिया जाता है, गुणवत्ता की गारंटी मोहर है। जैसे तेल हो गया, मसाला हो गया, साग सब्जी हो गया, इन सब के उत्पाद अगर अच्छा क्वालिटी के है, घी हो गया, वनस्पति तेल हो गया, उन सब पर मुहर एक मार्क का होता है कि गुणवत्ता के गारंटी है। मुहर है तो समझिए क्लियर है कि ठीक है, असल में गुणवत्ता अच्छा है। एक होता है इको मार्क। इको मार्क है कि जो ऐसा प्रोडक्ट है जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये
उस पर इको मार्क का मोहर होता है, और गुणवत्ता वाला पर एग मार्क का मोहर होता है कि अच्छा क्वालिटी है इसका। देखो ये गत्ते लोग पर फसाई का लिखल रहता तो प्रमाण देता है ना, प्रमाणित का सर्टिफिकेट एक तरह से कहिए कि उसको बेचने उचने का अथॉरिटी मिला है, फसाई प्रमाण पत्र देता है। उसी तरह से गुणवत्ता का गारंटी देता है एग मार्क, और पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट है ये देता है इको मार्क। और सोना है इस प्रोडक्ट में, उसमें होता है हॉल मार्क। हॉल मार्क है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि सोना सबसे अच्छा क्वालिटी का है। सोना इस प्रोडक्ट में है वो है हॉल मार्क, और पर्यावरण के अनुकूल है वो है इको मार्क, और गुणवत्ता अच्छा आई है एग मार्क। क्लियर हो गया? बाकी कोई ऐसा है नहीं। राष्ट्रीय, अच्छा राष्ट्रपति बना लिए इसको, कंफ्यूज कैसे हो गए? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? देखिए पकानी कोका दुयोदशम, राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में, संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित कोटा या रीति 55 में, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58, राष्ट्रपति का दशा या वेतन भत्ता 59, राष्ट्रपति का शपथ 60 और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 और निर्वाचन का रीति है जो कोटा है 55। निर्वाचन का रीति है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, समानुपातिक पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाया गया है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य के विधान परिषद इस चारों का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य, इन चारों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? जैसे कैंडिडेट ए खड़ा है, कैंडिडेट बी खड़ा है, आप वोट देने गए, पहला चॉइस दूसरा चॉइस, दो वोट आपको देना, दोनों को कोई वोट देना हो। कोई कैंडिडेट गया पहला चॉइस दूसरा चॉइस, कोई कैंडिडेट गया कहा कि ये मेरा दूसरा चॉइस है, पहला चॉइस है, वोट काउंटिंग होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पहला चॉइस होगा वो जीत जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य के विधान परिषद इस चारों के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों का सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता हुआ भाग नहीं लेता है, तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। तो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ठीक है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य ठीक है, लोकसभा का गैर निर्वाचित, लोकसभा में गैर निर्वाचित दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नामित करता था, जो अब समाप्त हो गया है, 104वां संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, तो गैर निर्वाचित कहीं का नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित योग्य होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति राज्यसभा के निर्वाचित योग्य होना चाहिए। यह योग्यता। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख महीना मिलता है, और जब रिटायर कर जाता है, सामान्यतः का आजकल 5 वर्ष होता है, 1.5 लाख रुपया महीना पेंशन मिलता है। उसके अतिरिक्त 60,000 रुपया सेक्रेटरी के लिए, मैंने अपना सेक्रेटरी मैंने कर्मचारी कह सकते हैं, सचिव वगैरह सबके लिए अलग से मिलता है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी मैंने विश्व का छत कहते हैं। पामीर का पठार, तिब्बत के पठार को। क्लियर है? पठार और पहाड़ में बेसिक अंतर है, पहाड़ से भी पठार ऊंचा। पहाड़ ऐसा होगा शेप में चोटी नुमा, लेकिन पठार इसे ऊंचा भी होगा तो सपाट होगा। पठार का पहाड़ से भी ऊंचा हो सकता है, लेकिन सपाट होगा। भारत के निम्नलिखित कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? आप जानते हैं कि कपास सबसे ज्यादा कौन मिट्टी में होता है? मिट्टी कौन सा? काली मिट्टी को चरनोजेम या रेगुर कहते हैं। चरनोजेम
और रेगुर काली मिट्टी को ही कहते हैं ना, चरनोजेम या रेगुर मिट्टी काली मिट्टी है, काली कपासी मिट्टी कहलाता है। और सबसे ज्यादा कपास होता है महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। तो महाराष्ट्र गुजराती एरिया ना, तो कौन डायरेक्शन है देखिए, उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत, गुजरात ही ना हो गया पश्चिम में ना, उत्तर पश्चिम पश्चिम भारत में कपास के लिए ज्यादा मिट्टी है। क्लियर है। कपास का उपयोग किया जाने वाला भाग क्या है, बीज। बीज माने कपास प्राप्त होता है किससे, ही कहे का मतलब बीज से। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कपास में दूसरा है, चीन का एक अभी है। अलमाटी कहिए चाहे उलमाटी कहिए, अलग बात नहीं रहेगा, एक ही बात है। कौन नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कौन राज्य में है, कर्नाटक। कर्नाटक। क्लियर है। कृष्णा नदी का उद्गम है कहाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ी है ना, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिणी गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बृहद गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी या अर्ध गंगा भी कावेरी। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी भारत की गंगे है, समझ में। दक्षिण भारत का सबसे लंबी बड़ी नदी गोदावरी। चलिए, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, अमेरिका में विवेकानंद विश्वविद्यालय नाम है, 2020 में। 2020 में विवेकानंद विश्वविद्यालय अमेरिका में। याद करिए, अमेरिका में शिकागो शहर में 1893 में विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन संबोधन करने के लिए गए थे, तो वहीं लॉस एंजल्स में 2020 में उद्घाटन किया गया है, अमेरिका में, लॉस एंजल्स यूएसए 2020 में। अगला कह रहा है, प्राणियों और पादप की जातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का कभी भी लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री गलत ना कह रहे हैं जी, 0 से 30 उत्तर को उष्णकटिबंध कहते हैं, 0 से 30 दक्षिण, इतना एरिया को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध। सूर्य का कभी भी लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, इससे ज्यादा लंबवत प्रकाश नहीं पड़ सकता है। एरिया में लंबवत प्रकाश पड़ता है, तो जब यहाँ सूर्य का स्थिति सब दिन लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो एरिया हमेशा क्या होगा, गर्म होगा, हमेशा गर्म होगा। तो 0 से 30 एरिया भी गर्म में रहेगा, तो गर्म रहेगा, तो जहाँ गर्म ज्यादा होगा वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक, संघनन अधिक, संघनन अधिक तो वर्षा अधिक। गांव घर में आपका आसपास में जहाँ है ज्यादा पेड़ पौधा कब होता है, बरसात के मौसम में कि गर्मी में, बिना लगैले 8-10 को लग जाता है, ऐसे ही ठिकाने, तो बिना लगैले लग जाता है, तो यानी जैव विविधता ज्यादा बरसात में होता है। कई कीड़ा मकोड़ा भी बरसात में ज्यादा आ जाते हैं, मेढक आ जाता है, कई कीड़ा मकोड़ा, सब दीमक उमक सब आने लगेंगे आपको, लाइट जलाइएगा तब वो सब है ना, केचुआ उचुआ, कई गो जीव जंतु के ज्यादा उत्पत्ति हो जाता है। तो बताइए, एरिया में सब दिन टेम्परेचर ज्यादा है, सब दिन वर्षा होगा, सब दिन वर्षा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ जैव विविधता ज्यादा होगा ना, तो उष्णकटिबंधीय एरिया में जैव विविधता सबसे ज्यादा। यहाँ पर पानी की कमी है नहीं, तो पेड़ का पतई बड़ा बड़ा होगा। रेगिस्तान में पेड़ के पतई बड़ा बड़ा होता है, कांटा में बदल जाता है, छोटा छोटा एकदम, क्योंकि पानी सब निकल जाएगा, वाष्प उत्सर्जन कर जाएगा, तो पौधे सूख जाएगा। पत्ता चौड़ा होगा, बड़ा होगा, और पत्ता पेड़ पूरा लंबा लंबा होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पाने में कंपटीशन हो जाएगा, से पेड़ पौधा पूरा लंबा लंबा हो जाएगा। क्लियर है। कौन सा, उष्णकटिबंधीय है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मरुस्थल में क्या होगा, तो मरुस्थल में तो ज्यादा मरुस्थलीय पौधा जीरोफाइटिक होता है सब, जैसे नागफनी हो गया, बबूल हो गया, खजूर हो गया, कैक्टस वही नागफनी हिंदी में है। स्पंज क्या है, जीव है, कौन संघ का है, पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ का जीव है। ये जलीय जल में रहता है, ध्यान रखिएगा। स्पंज जो है जल, स्पंज पोरीफेरा संघ का जीव पानी में रहता है, पानी में जैसे चट्टान है ना, तो एकरे पर ही जीव रहेगा, इसे ऐसे
लय के सवाल जमल है जैसे परिफेरा शंकर जी। जीवाश्म जो सड़े गले अवशिष्ट से प्राप्त होता है वो जीवाश्म कहलाता है। एक बीकर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट वाला छोटा क्वेश्चन है। एक में ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग का गलती हुआ होगा, हमको अच्छा से पता है। एक बीकर है, ले लिए हैं बीकर, एक में 4 डिग्री सेल्सियस पूरी तरह से जल भरा हुआ था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी भरा हुआ है, पानी है 4 डिग्री तो पानी है ना, है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। जल के ऊपर से होकर, जल से भरा जल तो पनिया फिर एक से ऊपर से होकर बहने लगेगा। पनिया यानी बढ़ेगा तब ना ऊपर से होकर बहने लगेगा, पानी ऊपर से होकर बहने लगेगा। कब? यानी भरेगा तब ना, भरेगा कब? जब आयतन बढ़ेगा तब ना। तो आयतन कब बढ़ेगा? तो जानते हैं आप कि जल का आयतन सबसे अधिक 0 डिग्री पर और जल का आयतन सबसे कम 4 डिग्री पर है ना। तो 4 डिग्री पर सबसे कम है जल का आयतन, सबसे कम है। इसका मतलब इधर भी जाएंगे तब वो अधिक, इधर भी जाएंगे तब वो अधिक। तो 4 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो पानी फेंकेगा ना फेंकेगा। अब 4 डिग्री से नीचे ठंडा करेंगे तो इधर आएंगे तो आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे कम कहाँ है? 4 डिग्री पर। तो इधर आएंगे तो बढ़ रहा है। अब पानी जम जाएगा, अगर इधर बर्फ हो जम जाएगा तो फेंकेगा ना फेंकेगा? तब फेंकेगा। तो या नहीं, दोनों कंडीशन में। तो ये भी दोनों। कितने लोग का ईमानदारी से ही गलती हुआ था? हाथ उठाई, गलती हुआ था। अरे वाट रे वाट, इतने लोग का गलती हुआ था ना। ये समझिए कि 4 डिग्री पर सबसे अधिक घना तो है और आयतन सबसे कम है। तो कहीं जाएंगे तो बढ़ेगा, तो उधर जा रहे हैं तो फेंक देगा, यू आ रहे तो फेंक दे रहा, चुपचाप लेके खड़ा रहिए 4 डिग्री पर। चलिए समझ में आ गया। आयतन अधिक होता है 0 डिग्री पर और घनत्व तो अधिक होता है 4 डिग्री पर। घनत्व तो कम होता है सबसे 4 डिग्री पर, है ना, सॉरी, घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री पर, घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री पर और आयतन सबसे अधिक 0 डिग्री पर। जहां आयतन अधिक है घनत्व तो कम है, जहां घनत्व अधिक है आयतन कम है। भूमंडलीय तापन कहिए या वैश्विक तापन कहिए, ग्लोबल वार्मिंग कहिए, बात बराबर है। भूमंडलीय तापन कहिए, ग्लोबल वार्मिंग कहिए, वैश्विक तापन कहिए, बात बराबर है। सबसे ज्यादा वैश्विक तापन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है मीथेन। ऐसे तो कई कारक है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ध्वनि को आंख के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा प्राणी है? अब मार्ग में आने वाला अवरोधक का पता कर लेता है। ये परासरव का इस्तेमाल करते हैं। परासरव जानते हैं आप कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, सरव 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज और अवसरव 20 से नीचे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण फैलता है। ध्यान रखिएगा, गैस में विसरण होता है और पानी में रहता तो परासरण। पेड़ में, पेड़ पौधा है ना, पानी को खींच लेता है, किस से? परासरण से। और पानी में क्या, हवा में क्या हो रहा है? विसरण। स्प्रे मार दिए पूरा रूम फैल गया, क्या है? विसरण, धूलकण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखिए ध्वनि का वेग v बराबर √E/d। ई जहां क्या है? प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी। डी क्या है? डेंसिटी है, घनत्व। प्रत्यास्थता बढ़ेगा तो एक समानुपाती है ना, और डी के व्युत्क्रमानुपाती, डी के व्युत्क्रमानुपाती और ई के समानुपाती। तो प्रत्यास्थता क्या है? जैसे रबर को खींचे तो खिंचा गया, छोड़े तो फिर वहीं चल गया। जितना बल लगा है उतना अगर फिर ले लेंगे तो वापस अपना स्थिति में आ जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। और रबर को खींचेंगे तो जल्दी खिंचाएगा कि स्टील जल्दी खिंचाएगा? जो जितना आसानी से खिंचाया जाएगा वो कम प्रत्यास्थ है, और जितना मुश्किल से, माने अवस्था विकृति होवे नहीं करेगा जल्दी, वो ज्यादा प्रत्यास्थ है। तो ज्यादा प्रत्यास्थ स्टील है कि रबर? तो प्रत्यास्थता से इसमें अधिक होगा, उसमें ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। तो ठोस में ज्यादा होगा ध्वनि के वेग कि द्रव में होगा? क्योंकि गैस में प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता, तो ठोस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। अब देखिए कहता है कि क्या कारण है कि वर्षा के बाद ट्रेन का सीटी दूर दूर सुनाई देता है?
आर्द्रता जब होगा ना, आर्द्रता में घनत्व तो कम हो जाता है शुष्क वायु की तुलना में। कल एकदम पूरा गर्मी था, आज हल्का बारिश हो गया, तो कल के तुलना में आज का घनत्व कम है। घनत्व तो कम होगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। क्लियर हुआ? घनत्व कम तो ध्वनि का वेग अधिक। तो शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। यही कारण है कि वर्षा के बाद ट्रेन का सीटी दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि आर्द्र वायु में घनत्व कम हो गया, ध्वनि का वेग अधिक हो गया। अब देखिए, तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। जैसे तापमान कल ज्यादा था तो कल घनत्व ज्यादा था, आज घनत्व कम है, नहीं है? तो कल घनत्व ज्यादा था तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। डी के व्युत्क्रमण अनुपाती है ना, गलत है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगर ताप समान रहे, दाब बढ़े चाहे घटे, दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सही बात है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। हाँ, देखिए यहां क्वेश्चन सही नहीं है पूछ रहा है। कौन सा सही नहीं है? अच्छा बताइए ना, ध्वनि का वेग भी बराबर √E/d जो है आर्द्रता के लिए ना ही। आर्द्रता में ना घनत्व तो घटता है। अब आर्द्रता अधिक होगा तो घनत्व तो कम होगा। यहाँ तापमान है, तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो कह रहा कि तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। गलती पूछ रहा है ना, तो ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यो सही है। दाब अगर है, तापमान अगर बराबर है, दाब बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? यह गलत है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता जब बढ़ा है ना तो डेंसिटी क्या हो गया है? कम हो गया है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु का घनत्व तो कम हो गया है। तो घनत्व तो कम तो वेग अधिक, व्युत्क्रमण अनुपाती है ना। तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं अधिक होता है, यानी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के प्रभावित नहीं होता। आवृत्ति कोई बदलिए घटलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। 3 नंबर क्यों हुआ, समझ में आ गया? करा किस पौधा को साकी भारती के डॉक्टर या जड़ी बूटी के रानी कहते हैं? जड़ी बूटी के रानी, औषधीय उपयोग होने के कारण। अगला क्वेश्चन आ जाइए। करा कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। देखिए लोलक का T बराबर 2π√L/g। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो आवर्तकाल घटेगा, ये ना। अब जी के मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, व्युत्क्रमण अनुपाती है। और जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। जैसे झूला है, ये लंबा राशि है, धक्का दिए यहाँ गया आया, ये आने जाने के लगा समय, इसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ये लंबाई है, लंबाई और बढ़ा दिए तो ज्यादा दूर जाएगा ना, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबाई घटा दिए तो कम दूर जाएगा ना, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। और जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, व्युत्क्रमण अनुपाती है ना। अब देखिए आने जाने के काल को आवर्तकाल कहते हो। प्रति सेकंड जितना बढ़ाया जाएगा वो आवृत्ति कहलाता है। तो लंबाई घट रहा है तो आवर्तकाल क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन दोलन आवृत्ति क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये पर सेकंड जितना बार आ जा रहा था तो यहाँ ज्यादा 1 2 3 ज्यादा पर सेकंड किस में ज्यादा आएगा जाएगा? एक में। ज्यादा बार किस में? तो दोलन आवृत्ति बढ़ेगा और आवर्तकाल घटेगा, याद रखिएगा। तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल, तो कृत्रिम उपग्रह में जी के मान क्या होता है? 0। तो जी घट रहा है तो आवर्तकाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जी इतना घट गया कि जी 0 हो गया जी, तो जी 0 हो गया जी, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जी अनंत हो जाएगा जी। क्लियर है? समझ में? बढ़ के अनंत हो गया। यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो दोलन काल पर क्या, वही आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ा रहे हैं, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। दोलन आवृत्ति, फिर से समझिएगा क्या बात कर रहे हैं आप। लंबाई है और लंबाई बढ़ा दिए तो आवर्तकाल क्या हो रहा था? लोलक की लंबाई बढ़ा दिए, दोलन काल आवर्तकाल टाइम पीरियड वही है, तो
क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जल्दी जल्दी झूलने लगेगा कि देर से, तो दोलन आवृत्ति घट जाएगा, दोलन आवृत्ति घट जाएगा, जबकि आवर्तकाल बढ़ जाएगा। वही दोलन आवृत्ति अगर लिखता ना तो घट जाता। आंसर हो जाएगा डी। दोलन आवृत्ति वही 1 सेकंड में कितना बार, तो कम दूरी रहेगा तो ज्यादा बार ना आएगा जाएगा, ज्यादा दूरी तो कम बार। तो ये कम बार माने कि दोलन आवृत्ति कम, ज्यादा बार माने दोलन आवृत्ति अधिक। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील कहाँ है, अमेरिका में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रसिया में है ना। सबसे गहरा झील बैकाल झील। विविध से उठा लिए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह नेतृत्व कौन किया था, सविनय अवज्ञा सब कब शुरू हुआ था भाई, 1930 गांधी जी शुरू किए थे। साबरमती, ध्यान रखिएगा कहां से, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा। ध्यान रखना है कि दांडी मैंने साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे, नमक बना है, और दांडी से सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो सत्याग्रह शुरू कहां से हुआ, तो दांडी से, ठीक है। और सरोजिनी नायडू नेतृत्व की थी, महिलाओं कही थी कि भाई खाली पुरुषों तक नहीं रखिए, महिला को भी शामिल कीजिए, खुद शामिल हुई, खास करके धरसना आंदोलन से संबंधित, उसी का पाठ है धरसना, सरोजिनी नायडू। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। क्यों था सविनय अवज्ञा आंदोलन, था कि जैसे अंग्रेज लोग कहा कि भारत के लोग यहाँ नमक नहीं बनाएंगे, नमक खरीदेंगे अंग्रेज से। भारत लोग कहा कि भाई हम लोग आपसे नमक खरीदेंगे तो आपको टैक्स नहीं देंगे, न तो हम लोग बनाएंगे। अंग्रेज कहा कि नहीं बनाना है, तो जबरदस्ती गांधी जी जाके बनाए, नमक कानून तोड़ दिए कि देखो बनाएंगे। सब कांग्रेस के कार्यकर्ता नमक की दुकान खोले थे। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, यूनानियों ने। यवनिका पर्दा को ही कहा जाता है। इससे पहले भारत में रंगमंच में पर्दा नहीं था। पर्दा नहीं था तो क्या नाटक उटक खेलना आसान होगा। जब इन लोग लाया पर्दा तो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। अगर गांव में नाटक खेलना, स्टेज पर अगर कोई सीन बनाना हो कि मार के खून खून कर दिया, तो टमाटर से रंग सही ना बनाएंगे। कोई देखेगा कि रंग लगा रहा है, टमाटर लगा रहा है, तो आगे जो सामने देखने वाला कहेगा ना, इमोशनल होगा कभी, वो नहीं इमोशनल होगा। इसीलिए पर्दा महत्वपूर्ण रहा नाटक के लिए, यूनानियों का दिन है, यवनिका भी कहलाता है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन क्या है सर, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन है क्या, जैसे कोई साधारण विधेयक में ही संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर दिया, राज्यसभा के पास भेजा, तो राज्यसभा असहमत हो गया। चाहे राज्यसभा पारित करके लोकसभा को भेजा तो लोकसभा असहमत हो गया। दोनों में से कोई एगो असहमत हो जाए। चाहे लोकसभा में कोई विधेयक है, लोकसभा असहमत, राज्यसभा में गया, राज्यसभा असहमत, दोनों असहमत हो गया। चाहे तो दोनों असहमत हो जाए, चाहे दोनों में से एगो असहमत हो जाए, या एक किसी को पारित करके भेजा, लोकसभा राज्यसभा के पास भेजा, और राज्यसभा 6 महीने से ज्यादा समय ले लिया। चाहे राज्यसभा भेजा तो लोकसभा ज्यादा समय ले लिया। तो तीनों कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। असल में साधारण विधेयक में ही संयुक्त अधिवेशन होता है, धन विधेयक में नहीं, संविधान संशोधन में नहीं। और तीनों कंडीशन में बुलाया जा सकता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। इसमें साधारण विधेयक में ही बुलाया जाता है। अभी तक 3 बार बुलाया जा चुका है। याद रखना, दहेज के लिए बैंक में पीटा, दहेज के लिए बैंक में पीटा, याद रहेगा। दहेज प्रथा से संबंधित 1900, बैंकिंग से संबंधित 1978, और पोटा से संबंधित 2002। पोटा, हाँ, आतंकवादी विध्वंसकारी अधिनियम था ही, निवारक निरोध कर सकते हैं। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति, और वो भी नहीं रहेगा तो वरिष्ठ सदस्य कोई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे किया गया, जैसे जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क, है ना, उसी तरह से भारत का एकीकरण में भूमिका कौन निभाए थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी इन चंपारण, चंपारण सत्याग्रह कब चलाए थे, 1917। गांधी जी के पहला भारत में सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह। डायरेक्ट कहेगा पहला सत्याग्रह तो रंग भेद दक्षिण अफ्रीका, भारत में पहली बार 1917 चंपारण सत्याग्रह। उसी सब के बारे में जिक्र किए हैं दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। भारत ने निम्नलिखित में से किस प्रकार की
बिजली का उत्पादन सबसे अधिक करता है भारत। सबसे ज्यादा कौन बिजली का उत्पादन करता है? तापीय, जो किससे होता है? कोयला से सबसे अधिक। बाकी समझ रहे हैं सब? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन की उद्देश्य का औचित्य बनाते, मैंने साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं, साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं। कौन का स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्तंभ जीभ नहीं बल्कि मन है? माने स्वाद जीभ से नहीं मन से लिया जाता, ही कह रहा है। जैसे नहीं होता है, एक आध को वीडियो में देखे होइएगा कि बहन के यहाँ गया, बहन जो है कि खीर बनाई और चीनी डालने के जगह पर नमक डाल दी और दी कि देखो तो टेस्ट कर कैसा लग रहा है, वो भी खा के करके बहुत बढ़िया लग रहा है कि छोड़ो छोड़ो हम नहीं खाने देंगे किसी को, हम लेके जाएंगे। वीडियो में देखो होइएगा। तो मन है कि जीव है वो? कौन कहीं बतिया? महात्मा गांधी। आइए आगे, आगे आ जाइए। वो वीडियो में खाली होता है, रियल में ना होता है। रियल में डायरेक्ट बाहर ही फेंका जाएगा। रियल में जैसी टेस्ट करेगा लगा नमकीन तो बाहर ही फेंका जाएगा। ये ना कि छोड़ो छोड़ो हम ही खाएंगे, कोई कहना देंगे, दम ले जाएंगे, ये ना। अब अगर खराब लग रहा है तो चुपचाप मटियले रहेगा कि तुम भी खा के देखो कैसा लग रहा है। आगे देख लीजिए। और खास करके मन भाई बहन मैंने कंप्रोमाइज कर लेगा, पति पत्नी में एकदम कंप्रोमाइज नहीं, वो डायरेक्ट वहीं मिलेगा जहां उसको फेंकाना चाहिए। एक के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाट के फेंक दे, सूंघ के फेंक देता है लोग। खाने से पहले खाली सूंघ के देख ले कि बढ़िया ना है, ऐसा एक से एक नौटंकी करे वाला रहता है। करे ना, क्यों ना? क्योंकि पत्नियों वैसा ही ना रहती, खाली पति थोड़े रहता। ऑपरेशन सिंदूर सुने हैं? ऑपरेशन सिंदूर आया तो देश में सुरक्षा व्यवस्था एकदम मजबूत कर दिया गया। देखे देखे मॉक ड्रिल हो रहा था और एक ऐसा सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल बनता है जहां देश के बहुत बड़े बड़े दस्तावेज रखे जाते हैं, वहां सुरक्षा और बढ़ा दिया जाता है। हथियार होती है, वहां सुरक्षा और बढ़ा दिया जाता है। सुरक्षा बढ़ा दिया गया। उस एरिया में एगो हेलीकॉप्टर लेकर के एक पायलट उतर गया, पूरा आर्मी वाला घेर लिया चारों तरफ से कि भाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, मुस्तैदी है, कहीं कोई जासूस। इसको रात भर अपने पास रखा कि कहीं कोई जासूस तो नहीं है, कोई आतंकवादी से जुड़ा तो नहीं है, कोई खुफिया एजेंसी से तो जुड़ा नहीं है। रात भर पूछताछ किया। सवेरे पता चला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो कहा कि फ्यूल खत्म हो गया था और कोई मेरे पास विकल्प नहीं था, इसीलिए हम यहां लैंडिंग कर लिए। भारत का तो कर बाद फिर इसको छोड़ दिया गया कि ठीक है, लेकिन याद रखना कि आज के बाद अगर दोबारा कभी इस एरिया में दिखाई दिया एरिया में तो फिर छोड़ा बक्सा नहीं जाएगा। चला गया। दूसरा दिन आ गया एक और बगल में बैठा करके महिला को के, अब आके फिर दोबारा यहां लैंड कर गया। आर्मी वाला फिर घेर लिया, कहा कि कल मना किए थे ना, पता है ना कितना बड़ा सजा है? कहा कि जो मन है सजा दे देना भाई, खाली हाँ बस इसको बता दो कि हम कल रात में यहीं थे। ई खाली बता दो, बाकी जो मन है सजा दे देना। देखिए यहाँ क्लियर है। एलोरा में गुफा संस्कृत, एलोरा में गुफा संस्कृत मंदिर किससे रिलेटेड है? हिंदू बौद्ध जैन तीनों से रिलेटेड है ना। हिंदू बौद्ध जैन तीनों से रिलेटेड है, यानी सहिष्णु है। क्लियर है? कहाँ एलोरा? महाराष्ट्र। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में इनको तानसेन को कौन सा उपाधि मिला था? कंठाभरण वाणी विलास। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी कुछ समय रहे थे ही। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। पामस्टन तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था और गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय हुआ। अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण था चरी भरा कारतूस, प्रतीक बना था कमल और रोटी। मेरठ से 10 मई 1857 में शुरू हुआ था, यही ना। चलिए बाकी 1857 क्रांति मिलेगा तो बहुत चर्चा करेंगे वहां उसके बारे में। हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। और भारत में पहली बार जनगणना कौन कराया? मेयो 1872। स्थानीय स्वशासन कौन लाया? रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद कौन लाया? रिपन, है ना। आ गई। अब कारखाना अधिनियम पहली बार कौन लाया?
रिपन। महात्मा बुद्ध के किस वंश से संबंधित है? शाक है। शाक के कुल के शाक के कुल के शाक से संबंधित है। और इनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी, माता का नाम माया देवी, पत्नी के नाम यशोधरा। माता इनका माया देवी कोलीय कुल की थी। कौन कुल की? और पिताजी शाक के कुल के थे। कपिलवस्तु में जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के रहने वाले थे, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, है ना। बाकी जब मिलेंगे बुद्ध तो बहुत ज्यादा वहां चर्चा करेंगे। कै साल के तपस्या के बाद? कै साल तपस्या किए? 6 साल। महावीर 12 साल और बुद्ध 6 साल। तपस्या के बाद कहा बोध गया? उर्वेला जंगल में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पहला उपदेश दिए सारनाथ और सबसे ज्यादा श्रावस्ती। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। पहला प्रवचन दिए तो घटना कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब घर से छोड़े थे तो घटना कहलाया था महाबहिष्कर्मण। जब मृत्यु हुआ तो घटना कहलाया महापरिनिर्वाण। ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर, सब दिन इतिहास में रहता था कि जनसंख्या के रेट बढ़ा है, जनसंख्या दर बढ़ा है, सब दिन रेट होता था। यहां तक कि दुनिया का कोरोना काल में सब देश में जनसंख्या घटा, मरे हैं लोग बहुत सारे। भारत ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ा है। तो लेकिन 1911 से 21 में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रहा था, ऋणात्मक रहा था, है ना। आगे आ जाइए। तो लघु विभाजक कहा जाता महाविभाजक वर्ष। 1911 से 21 को क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष, क्योंकि घटा था। और लघु विभाजक वर्ष कब कहते हैं? लघु विभाजक वर्ष। आगे आ जाइए। भारत की किस नदी पर किस नदी का वृद्ध गंगा कहते हैं? गोदावरी को पढ़ चुके हैं हम लोग। मानिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? पहली बात कि एक ही आंख होता, कहता क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख होना चाहिए? दूर कितना एकदम स्पष्टीकरण के लिए, गहराई स्पष्टीकरण के लिए, है ना। इसीलिए 2 आंख चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आंख से 1 ट्रैक्टर तो 2 आंख से 2 ट्रैक्टर, एक एक को दिखेगा, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए 2 आंख चाहिए, यही ना। तो स्पष्टीकरण में कई है, तो स्पष्टीकरण कब नहीं दिखेगा? जब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? दृश्य का प्रतिबिंब जो देखेंगे ना, तो दृश्य का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा। इसीलिए और कोई कूट भी करके दिया है कहा? अच्छा तभी ना। और 3D जो पिक्चर होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कह सकते हैं आप कि त्रिविमीय चित्रिमीय स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। तो बी और सी दोनों। रडार का आविष्कार कौन किया? टेलर और यंग। खाली टेलर यंग याद रखना है। रडार का काम क्या है? तो वायुयान एयरपोर्ट आ रहा है कि जा रहा है, किधर है, सब बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, दिशा बताएगा। कौन? रडार। रोनिजन एक्स किरण का आविष्कार किया है ना। एक्स किरण का एक्सरे, वही एक्स किरण हिंदी में कहिए। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बाई माने खाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। अग्निशामक में इसी का प्रयोग करते हैं। और कोई मधुमक्खी डंक मार दिया तो इसी से जलन को ठीक करते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहते हैं। NaCO3 इंटू 10H2O। NaCO3 है कौन? सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे देख लीजिए। नाइट्रेट का कहीं इस्तेमाल करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का कहाँ करते हैं? जनरली इसका इस्तेमाल अकेले नहीं करते हैं। एक अणु ग्लूकोज जब पचेगा, पूरा ऑक्सीकरण होगा तो कितना एटीपी? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा का इकाई कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। सामान्य, अच्छा सबसे ज्यादा कैलोरी मान कौन देगा? वसा। 1 ग्राम वसा के संश्लेषण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होता है। अब 1 ग्राम ग्लूकोज संश्लेषण होगा तो 4.2 खाली 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो ज्यादा कौन दे रहा? वसा। और कम कौन दे रहा? ग्लूकोज। लेकिन ज्यादा समय में कौन पचेगा? वसा। और जल्दी कौन दे? इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी, एनर्जी का किंग स्टीम। नहीं, स्टिंग नहीं,
ग्लूकोज। क्लियर है? आगे देख लीजिए पॉइंट। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष शिशु के प्रोटीन की कमी से कौन बीमारी? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी हो जाता है। और कौन? मरासमस। प्रोटीन की कमी से ना, ध्यान रखिएगा। अरक्ता लोहा, आयरन कह सकते हैं, खून की कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। गलकंड, आयोडीन की कमी से गलकंड या घेंगा या ग्वाइटर, आंख सूखल रह जाएगा। विटामिन ए की कमी से आंख वाली बीमारी। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक। साइकोलॉजी क्या है? मनोरोग, मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन है। फिजियोलॉजी, देखिए एक होता है मॉर्फोलॉजी, आकार का अध्ययन। फिजियोलॉजी कार्यकी का अध्ययन होता है, कार्यकी। साइटोलॉजी कोशिका, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। पहले इसका नाम था गेट। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1947। गेट WTO में कब बदल गया? 1 जनवरी 1995। जेनेवा हेडक्वार्टर है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया माने कि भारत कोकिला। कुछ लोग के गलती हो गया होगा क्योंकि स्वर कोकिला होके कर दिए होंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत कोकिला सरोजनी नायडू। उड़न परी पीटीएस, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। क्लियर है? प्रथम महिला राज्यपाल भारत की उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। देश का पहला गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ? पटना चिड़ियाघर में है ना। अब पटना चिड़ियाघर में वो चिड़िया ना मिलता है, बड़े बड़े चिड़िया। आगे देख लीजिए, चिड़ियाघर नाम है अब खाली। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ? माप तौल अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण को दृढ़ता से लागू किया था। माप तौल की व्यवस्था, कहा कि जो कम वजन करेगा मांस काट के पूरा किया जाएगा। समान पर एकदम पूरा कंट्रोल, महंगाई होने ही नहीं दिया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे बनाया अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला बनाया अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक खुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। सेना को अस्थायी रखा अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी। इकता प्रणाली समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी शासक ऐसा था जो मूल्य नियंत्रण माप तौल के एकदम दृढ़ता से मजबूती से लागू किया था। अलाउद्दीन जी खिलजी वंश के शासक है। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किलोखरी दिल्ली के निकट राजधानी बनाया था, उस जो इसका ससुर या चाचा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी दामाद और भतीजा था। बचपन का नाम अली गुरसास में था। सबसे ज्यादा बड़ा विशाल सेना इसी के पास दिल्ली सल्तनत में था। ये कहता था कि धरती पर जो अजूबा है उस पर अधिकार मेरा है। अपन चाचा के बेटी के कहा कि अजूबा है वो हमारी है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बाद में विवाह कर दिया था वो। आगे आ जाइए। यह अलाउद्दीन खिलजी गुहिलोत राजवंश के राजा रत्न सिंह को 1303 में परास्त करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। रानी पद्मिनी को यही पाना चाहता था। ये जब राजा था उस समय इसके दरबार का 1000 दिनारे के नाम से एक हिजरा प्रसिद्ध था, मलिक काफूर, जो सेवा सत्कार करता ही था लेकिन तलवारबाजी समय निपुण था, इसीलिए दक्षिण भारत का अभियान करने के लिए भेज दिया था। रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जो उस समय के विश्व सुंदरी थी। और अलाउद्दीन खिलजी समझता था कि हमारी जो पत्नी हुई यानी कि जो चाचा की लड़की वो सबसे सुंदर है विश्व की। बेटी थी रतन सिंह के, कहां ध्यान दे रहे हैं जी? रतन सिंह की पत्नी थी। अब ई जो है सेकी समझता था कि हमारी पत्नी सबसे सुंदर है।
अब रत्न सिंह के दरबार के जो पुरोहित हैं वो रानी पद्मिनी को देखने के बाद मोहित हो जाते हैं। रानी पद्मिनी जाके कंप्लेन करती है राणा रत्न सिंह के कि पुरोहित जो है से कि ठीक नहीं लग रहा है। रत्न सिंह उनको दरबार से निकाल दिए। 1000 दिनारे अभियान बंगाल किया था वहां से। तो उसके बाद रत्न सिंह जो है निकाल दिए दरबार से पुरोहित को। तो पुरोहित आ गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, कहे कि आप जो नायब नायब करते हैं भूल है आपका, ये नायब ना है, नायब वहां है। कहा कि अगर नहीं होगी तो तुम्हारा खादी भूसा भर देंगे, अगर सही में नायब होगी तो तुमको मुंह इनाम देंगे। कहा कि जाके देख लीजिए, मंजूर है हमको। गया रत्न सिंह के पास, कहा कि हम रानी पद्मिनी को देखना चाहते हैं। रत्न सिंह के दरबारी थे गोरा बादल, चाचा भतीजा दोनों सेना प्रमुख सेनापति थे, दोनों तलवार निकालिए कि हिम्मत कैसे हो गया नाम लेने का रानी पद्मिनी के, तो मुस्लिम शासक हो, क्रूर हो, और यहाँ करके यहाँ अस्मिता भंग करेगा। शांत कराया रतन सिंह, तुम लोग शांत हो जाओ राजा, हम है, डिसीजन हम करेंगे। कहा कि शीशा में देखना ही है तो तुम शीशा में देख लेना। राणा रतन सिंह कहे गोरा बादल का कि शीशा में परछाई में ना देखे दे। पूरा फॉर्म में दोनों आ गया। रतन सिंह दोनों के दरबार से दोनों कोई रतन सिंह के दरबार से निकल के चले आए। जब जहाँ इज्जतें नहीं है, जहाँ अस्मिता की रक्षा करने सकते हैं, वहाँ किस रहे निकल गए। अलाउद्दीन खिलजी देखा, शीशा में देख के मुग्ध हो गया। अब राणा रतन सिंह को किडनैप मैंने बंदी बना लिया और लेके आ गया दिल्ली। यहाँ से फरमान लिख के भेजा कि रानी पद्मिनी की विदाई और रतन सिंह की रिहाई एक ही बार होगा। उधर से विदाई करी, इधर से ले जाइए। तब वहां पूरा शोक का लहर दौड़ गया कि भाई कहाँ है आखिर, कि क्या होगा, अब संकट आ गया, गोरा बादल भी नहीं है। रानी पद्मिनी जाके खोजी गोरा बादल को, कई सारी बातें बताई, कही कि हम लोग तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग तो सेनापति, हम लोग राजा थोड़े हैं कि डिसीजन करेंगे, जो मन में करिए आप लोग। वो गुस्सा में है दोनों। कहा ठीक है, हम पत्नी है, हम जाके अपने आप को सौंप देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, राजा सिंह को रिहा करा देंगे, तब तो तुम लोग का नहीं ना अस्मिता भंग होगा। कहे कि नहीं नहीं नहीं, तब तो जब तक कि सरिया तलवार में पानी रहेगा तब तक अलाउद्दीन खिलजी, जब परछाई में देखना मंजूर नहीं तो सौंपना कैसे मंजूर। दोनों आ गया। यहाँ से फरमान भेजा कि रानी पद्मिनी कोई आम वस्तु नहीं है, 1000-2000 इनके साथ दासी जाएंगे, विदाई होगा। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि तब तो और बढ़िया, भव्य विदाई करेंगे, भव्य विदाई होगा, देखा जाएगा। और सबको इधर ट्रेनिंग दे दिया गोरा बादल कि सैनिक सब रहेगा दासी के रूप में, दास के रूप में, सब पालकी में हथियार रहेगा। आया, रतन सिंह को छुड़ा के लेके चला गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया, क्रूर हो गया, जाके तहस नहस कर दिया। तो वही अलाउद्दीन खिलजी है, बहुत क्रूर। आगे देखिए, शेरशाह सूरी जानते हैं, बचपन का नाम फरीद खां, तलवार के एक ही बार से मार दिया तो शेर खां। बाद में इसका कौन सा युद्ध, कनौज का युद्ध जीता तो नाम पड़ गया शेरशाह। मकबरा कहाँ, सासाराम। पिता का नाम हसन खां। जीटी रोड कौन बनवाया, शेरशाह। रुपया पहली बार चांदी का ढलवाया शुद्ध, शेरशाह सूरी, है ना। डाक व्यवस्था शुरू किया, शेरशाह सूरी। शाहजहां जानते हैं, दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां, आगरा का मोती मस्जिद बनवाया शाहजहां, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया शाहजहां। बलबन बहाउद्दीन मूल नाम था बलबन का। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम है। बलबन लोहरक नीति पालन किया था, नौरोज उत्सव शुरू किया था, सिजदा पैबो शुरू किया था। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। कौन भाग में है, 20 में है, जो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन, संविधान में संशोधन 3 प्रकार का हो सकता है। एक साधारण विधि से संशोधन, संसद का विशेष बहुमत से संशोधन, एक संसद का विशेष बहुमत प्लस आधा या आधा से अधिक विधान मंडल के सहयोग से संशोधन। 3 प्रकार का संशोधन होता है। साधारण संशोधन, जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन करना है तो साधारण संशोधन, डायरेक्ट संसद में लाया जाएगा कि बिहार का नाम बाहर कर दिया जाए, वोटिंग होगा, ज्यादा लोग कह दिए कर दिया जाए, हो गया। विशेष बहुमत, संसद का 2/3 कहेगा तभी जाके संशोधन होगा। विशेष प्लस आधा आधा से राज्य के विधानमंडल के सहयोग से संशोधन, 2/3 संसद कहे प्लस देश के आधा आधा से अधिक राज्य के विधानमंडल कहे तब जाके संशोधन होगा। तो 3 प्रकार का संशोधन होगा। मैक्सिमम संशोधन करने का अधिकार संसद को है विशेष प्रकार से। बाकी संघ और राज्य को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो विधानमंडल से भी आवश्यकता पड़ेगा। आपातकालीन बंद भाग 18 में है, 352 से 360। वित्त आयोग अनुच्छेद 380 में है 280। अध्यक्ष एगो, 4 गो अन्य सदस्य, टोटल 5 गो, 5 साल के लिए होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद में है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। लेकिन निर्वाचन आयोग का गठन 324 में है। 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय।
डबहार लोग तो मेरी कहानी कई गो इनका है। कौन ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा। अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा कौन है? लेब्राडोर। देखिए अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा का ट्रिक याद रखिएगा, फॉक लेवे। भुजना फाकने का मन कब करता, ठंडी में कि गर्मी में? गर्मी में। अभी भुजना फाकने का मन करता है जी? जनवरी में देखेंगे तो चूड़ा, मुरही, लाई, बादाम पापड़, कोची कोची तो मार खाते रहता है लोग। तो इसका मतलब ठंडी में ना जादे। तो भुजना फाकने का मन करता ठंडी में, इसीलिए जलधारा कौन सा आई? ठंडी। फॉकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर, वेंजुएला जलधारा कैसी है? सब ठंडी जलधारा। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का क्लियर हुआ? तो भाई लुसेंट में आइए, लिख ले रही क्या दिक्कत है? बोल तो दिए ना, आ गए। लेट हो जाएगा और कोई बात नहीं है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, अटलांटिकी का है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। गबरा बीबी गर्म जलधारा का अटलांटिक का, गबरा बीबी। गल्फ स्ट्रीम ब्राजीलिया जलधारा, उत्तरी विश्व है, दक्षिणी विश्व है। चंद्रगुप्त मौर्य के और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर का सेनापति थे, बाद में सिकंदर के मृत्यु के बाद वहां का शासक बन गया। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा था घनानंद। सेलुकस निकेटर सोचा था कि घनानंद होगा, लेकिन यह मिल गया कौन? वो प्रैक्टिस करके आया था कि भाई किसी तरह से घनानंद को, माने किसी तरह से अभिषेक शर्मा को आउट कर देना है। चल गया संजय सैमसन। तो वही हाल हो गया, सोचा कि किसी तरह से घनानंद से लड़ने के लिए आया था, यह चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया। लेकिन सिकंदर का सेनापति इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये बात चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य जान रहे हैं। चाणक्य चले गए सेलुकस निकेटर के पास, कहे कि महाराज हिंदुस्तान में इकलौता राजा है, कुंवार है, अभी इतना योग्य तेजस्वी यशस्वी कोई नहीं है। सेलुकस निकेटर कहा कि हम एक वैसा ही लड़का देख रहे थे अपनी पुत्री के लिए, विवाह कर दिया। केकरा से? कर्नली हेलेना से, है ना? विवाह कर दिया। तो कहा कि भाई आप आक्रमण क्यों किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य पूछा, कहा कि हाथी इधर बहुत रहता है, इसे हाथी को दे सकते। 500 हाथी गिफ्ट में दे दिया। ये इसको भी दहेज के रूप में अफगानिस्तान वगैरह मिल गया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे आ जाइए। मोहम्मद गौरी किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हराया? गौरी ने चौहान को हराया। देखिए मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार आक्रमण किया 1175 में, लेकिन मोहम्मद गौरी 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया, उतना निर्णायक युद्ध नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी दूसरा बार भारत में आक्रमण किया 1178 में, और गौरी को पहला भारतीय पराजय स्वीकार करना पड़ा था, जो भीम द्वितीय नायिका देवी के सहयोग से माउंट आबू पर्वत के निकट के हरा दिया था। उसके बाद 1191 में तराइन का पहला युद्ध में आया, फिर से हारा, पृथ्वीराज चौहान हराया। तो यह पूछा कि चौहान को हराया ना, फिर एक साल अपना कमी किया 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, एक में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ है इल्तुतमिश एल्दौज के बीच। इल्तुतमिश जीता है इसमें, आंसर हो जाएगा बी। और यही तराइन युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना। इससे पहले कई आक्रमणकारी आए, लूटे गए, आए लूटे गए, राज कोई नहीं किया। राजनीतिक सत्ता का स्थापना कौन पहली बार किया? गौरी। और लाहौर पेशावर एरिया पर अधिकार करके युद्ध के बाद चला गया। यहाँ अपना गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुबाचा ऐसे को नियुक्त कर दिया। और इन लोग राजस्व वसूल के रखता था, वो आता था लेके जाता था, आता था लेके जाता था। 1206 में आया, आने जाने के क्रम में खोखर जाति इसका हत्या कर दिया। किसका? गौरी का। तब इसका दास गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करके राजा किया, वहीं से शुरुआत हो गया। गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था 1191 में जयचंद, इसीलिए जयचंद को भारतीय इतिहास के गद्दार कहते। तेज प्रताप यादव कहता कि जयचंद आ गया है पार्टी में। काहे जयचंद आ गया है पार्टी में? गद्दार कहता है। भारतीय इतिहास में गद्दार जयचंद को कहा जाता है।
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा के सदस्यों को 2026 तक इतना ही रखेगा? 84वां 2001 संशोधन हुआ, लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक इतना ही। अब 26 के बाद क्या होगा वो डिपेंड करेगा, संशोधन किया जाएगा। हालांकि संसद भवन बनकर तैयार हो गया, बढ़ सकता है, संभावना है। मनुष्य को सबसे अधिक, अच्छा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जानते हैं ना आप? अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। वर्तमान में कितना है? 543। वर्तमान में कितना है? 543। वो अधिकतम कितना हो सकता है? अब विधानसभा में अधिकतम कितना? 500। अब विधानसभा में न्यूनतम कितना? 60। कुछ अपवाद में राज्य हैं, है ना? क्लियर है? और राज्यसभा में अधिकतम कितना? 250। राज्यसभा में भी है कितना? 245। क्लियर हुआ? चलिए, राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित कितना? 238। और मनोनीत कितना? तो अधिकतम निर्वाचित 238 बारह, तब ना 250 होगा। बाकी क्रम में तो सब निर्वाचित ही रहता है, क्योंकि पहले तो एंग्लो इंडियन, अब एंग्लो इंडियन व्यवस्था खत्म हो गया। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है जितना 50 से 80% तक, माने 75% तक कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता की ऊर्जा पूरा कर देता है। बाक कार्बोहाइड्रेट कोई बात नहीं है, विटामिन का खोज फंग किया है। कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता के सबसे ज्यादा देता है। प्रोटीन जो है ना, देह निर्माता, वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, और ऊर्जा देता है वसा और कार्बोहाइड्रेट, है ना? ज्यादा देता है कार्बोहाइड्रेट वसा, लेकिन लेट से देता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन स्रोत चावल है, गुड़ है, शकरकंद है, आलू है, रोटी भी है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? पाचन क्रिया प्रारंभ होता है मुंह से और पूरा होता है छोटी आंत। तो मुख्यतः पाचन छोटी आंत, तो मुख्यतः अवशोषण भी छोटी आंत। छोटी आंत बड़ा है किससे? बड़ी आंत से, बस खाली व्यास इसका कम है, इसीलिए नाम छोटी आंत बड़ा है। पाचन शुरू होता है मुख से, उछलता है कहां तक? छोटी आंत तक। पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। पानी का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में। अमाशय में भी पाचन होता है, लेकिन पूरी तरह से पाचन यहां कंप्लीट नहीं होता है ना? यकृत से पित्त का स्रवण होता है, जो पचाने की क्रिया को तेज करता है। पित्त का स्रवण यकृत से जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रकृति क्षारीय 7.7 pH मान होता है। कोई दिक्कत है क्या? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम छोटी आंत का ही भाग है। मुंह में पाचन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, है ना? उसके बाद मुंह में पाचन के बाद अधपचा फिर भोजन लार चिपचिपा बना देता है, निगल के चला जाता है अमाशय में, पेट में 3 से 4 घंटा रहेगा, वहां कुछ पचेगा, माने प्रोटीन पेप्टोन में बनेगा, पेप्टाइड में बदलेगा, फिर चल जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में पूरी तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन तब तक नहीं पचेगा, पचल कहेंगे जब तक अमीनो एसिड में ना बदल जाए, ना तो अधपचा है। वसा तब तक नहीं पचेगा जब तक वसीय अम्ल या ग्लिसरॉइड में नहीं बदल जाए। जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं पचल कहेंगे जब तक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में सब न बदल जाए। आगे देखिए, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है? अगर दर्पण कहता, देखिए यहां कह रहा किसी वस्तु की सभी स्थिति में कौन सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, वो लिखा गया है, कोई बात नहीं है, तो उतना तो पकड़ा ही सकते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, है ना? समझ आ रहा बात? उपयोग अवतल दर्पण का कहां करेंगे? ईएनटी डॉक्टर ना, ईएनटी डॉक्टर अवतल में, आंख कान नाक के डॉक्टर, हेडलाइट, टॉर्च लाइट, हजामती दर्पण, सोलर प्लेट इस्तेमाल करेंगे। सोलर प्लेट में अवतल भी और समतल भी, ध्यान रखिएगा। सोलर प्लेट नहीं, माने सोलर कुकर में, सोलर प्लेट में तो अवतल फिक्स है। सोलर कुकर दो तरह का, ये जैसे कुकर है ना, एकरा में एगो ढक्कन रहेगा। ये क्या करना है एकरा में?
ई बर्तन में रख देना है। एकरा बर्तन में दाल चावल जो भी है सब रख दिए, हल्दी उल्दी, और एक बार ढक्कन बंद कर दिए। ऊपर से एकरा में है कौन सा, समतल, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा और इस भोजन को सिंज जाएगा। खोल लीजिए, आराम से खा लीजिए। क्या एकरा में भुंजिया बनाएंगे, पुआ छान लेंगे, चलाए वाला सिस्टम ना। अब देखिए एगो रहेगा, ये अवतल है, ये कौन दर्पण है ये? अरे भाई अवतल है ना अवतल। अब अवतल है तो एकरा पर चढ़ाए एगो कुकर। कुकर चढ़ाए, मान के चलिए कुकर है, कुकर चढ़ा दिए, और इस पर जब जाएगा मैंने किरण पड़ेगा, जब किरण पड़ेगा इस पर, तो अवतल का गुण होता है कि सभी चारों तरफ पड़ने वाला एक जगह केंद्रित करना। तो इस पर जब किरण पड़ेगा तो एक जगह केंद्रित करेगा, लॉस ऑफ चारों तरफ से जाएगा जाएगा और यहाँ हिट करेगा, बनेगा, सीटी मार देगा। तो क्या इसमें भुजिया बना सकते हैं? कहा नहीं। कुकर के जगह पर कढ़ाई चढ़ा दिए, बनाइए, कुकरों में बना लीजिएगा। हाँ ठीक है। अब भाई आप लोग से ही में कैसे जीत सकता है कोई? कुकर में भुजिया नहीं बनेगा, कुकर में चोखा नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा? हाँ हाँ हाँ, एकदम सब परिपूर्ण है, एकदम सब। भले मान के चलिए तवा धोए हुए 1 महीना हो जाए, हाँ वो ठीक से तवा धोए हुए 1 महीना। और चौकड़ी तो मैंने आए थे एक बार धोएबे किया खाली आवे से पटना, रोटियां बेले वाला एक बार खाली धोबे करता है लोग दिवाली में बस। वो पहले चल गए तो पोछ के बना लेगा। आगे देखिए, सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर पैमाना पर। शॉर्ट में बात करें तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273 बटा 5 बराबर R/4। शॉर्ट में ऐसी को लॉन्ग टर्म की बात करें तो खाली F माइनस 32 कर देता तो हो जाता, इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नहीं है। इसको काटेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो इला निकलेगा। समझ आया बात? अगर सेल्सियस में पैमाना में ताप इतना है तो फारेनहाइट में क्या होगा, तो ये दोनों से मतलब। सेल्सियस में इतना है, केल्विन में क्या होगा, तो खाली ये दोनों से मतलब। सेल्सियस में इतना है तो रोमर में क्या होगा, तो खाली ये दोनों से मतलब। निकल जाता है ना, निकालने सबके आता है। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जेलीफिश जंतु है। आगे आ जाइए। सबसे बड़ा जंतु जगत का समूह कौन है? सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा संघ, और सबसे बड़ा वर्ग है कीट वर्ग। बैडमिंटन खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बैडमिंटन कहिए, टेनिस कहिए, चाहे बास्केटबॉल कहिए, कोर्ट में खेला जाता है। फुटबॉल फील्ड में खेलते हैं। पिच का संबंध किसे? डायमंड किसका? बॉक्सिंग। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम कहां? हरियाणा में। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट को रोरर नाम 4 अलग अलग झरने हैं? जो गरसोपा कहां है? कर्नाटक में। कौन नदी पर? सरस्वती। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? कोचिकल। कोचिकल वाराही नदी पर कोचिकल। कहां है वो कोचिकल? कर्नाटक। जो गरसोपा कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। इसको गांधी सागर के नाम से भी जानते हैं, गांधी जलप्रपात, सागर नहीं, गांधी जलप्रपात के नाम से। दूध सागर कहां? मांडवी नदी, गोवा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है? 350 के 1 में है कि प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। बच्चा अगर छोटा प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा है, उसको मदर टंग में, अगर बच्चा PARROT पैरोट तोता नहीं समझ रहा है तो उसको समझाइए PARROT पैरोट माने सुगा। प्राथमिक भाषा में इसको, मदर टंग में इसको देना प्राथमिक एजुकेशन। कौन अनुच्छेद कहता है? 352 में राष्ट्रीय आपात है, जो युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर या सेना विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है। 352 मात्र अनुच्छेद है जहां एक के जगह लिखा मंत्रिमंडल, और कहीं मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारत में मंत्रिपरिषद शब्द का बाकी जगह है। 360 में वित्तीय आपात। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात न्यूनतम अवधि 2 माह, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी लागू
नहीं हुआ। आर्थिक संकट जब देश में हो तो वित्तीय आपात राष्ट्रपति लागू करता है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 365 में भी राष्ट्रपति शासन है। 356 कहता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो, जैसे किसी के बहुमत रहे तब ना सरकार चलेगा, बहुमत नहीं है तो संवैधानिक तंत्र विफल है, तो 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और 365 कहता है कि राज्य किसी संघ का निर्देश पालन नहीं कर रहा है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। 365 जैसे झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, कहेगा संघ का अनुपालन नहीं करेंगे, जो मन में आगे वो करेंगे, 365 का प्रयोग होगा। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है ना, हिंदी को प्रोत्साहन देना। विश्व में सबसे पहले विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्बुराबी, बेबीलोन के, हाँ। सिकंदर कहाँ के? यूनान। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी की बात करें तो सिकंदर ही होगा। सिकंदर आक्रमण किया था 3 दूना 6, 326 ईसा पूर्व। उस समय भारत का शासक मगध में कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का प्लूटो का सुकरात। नेपोलियन कहां के? फ्रांस। नेपोलियन वाटरलू का युद्ध लड़ा था 1815 में, बेल्जियम में है वाटरलू। सेंट हेलेना द्वीप पर का संबंध नेपोलियन से है, कोर्सिका द्वीप का संबंध नेपोलियन से है ना। नेपोलियन इंग्लैंड को पहली बार बनियों का देश कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के समय इतना यूरोप में फ्रांस का दबदबा था कि कह सकते हैं कि फ्रांस को सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छींकता था, ऐसा था इसका। चलिए हम्बुराबी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात कर रहा है। 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में हेडक्वार्टर। मानचित्र में नीले रंग का नदी, झरना, सागर, पानी वाला, क्लियर है। वाकर कप का संबंध गल्फ से। सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी शुरू किया था कौन? सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक चीन को देख करके शुरू कर दिया था। सांकेतिक मुद्रा क्या है? टोकन करेंसी। तो पहले से चांदी का सिक्का चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक कहा तांबा का और कांसा का सिक्का जारी किया, कहा कि चांदी और तांबा का दोनों का मूल्य इक्वल, कि आपके पास जो तांबा है हमारे पास दे दीजिए, चांदी आपके पास हमको दे दीजिए, और तांबा का सिक्का हम जारी कर दिए हैं, ले लीजिए। नॉर्मल था, कोई मोहर खास नहीं था। सब साहूकार लोग घरे घरे मोहर बना के सिक्का जारी कर दिया तांबा का। तो जाना जमा करना था सबके राजा के पास, सब जमा कर दिया साहूकार के पास। इसका योजना असफल रहा था टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा, फिर बाद में बंद किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल यही शासक 23 भाषा का ज्ञाता था, लेकिन उसका योजना गलत टाइम पर गलत होता था। मतलब ये हो गया कि पब्लिक के सुख दुख में उपेक्षा माने कोई मतलब नहीं रखता था, इसलिए इसको रक्त पिपासु, पगला बादशाह, स्वप्नशील बादशाह, रात में सपनाता था, दिन में योजना लगा देता था। किसको कहते थे? एडवर्ड, इतिहासकार एडवर्ड्स, वो कहता है कि धनवानों का राजकुमार था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया, अजमेर में चादर चढ़ाने जाता था। आगे देख लीजिए, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाया था? वही कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार है जो इसके बारे में जानकारी देता है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के शासक है जो नहर का जाल बिछवा दिया था। बलबन गुलाम वंश के शासक है। नए लोग जो कभी मान के चलिए नहीं जुड़े हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टडी पॉइंट पटना चैनल देख ही रहे होंगे। बाकी देखने के लिए शुक्रिया। लाइक भी कर सकते हैं चाहे तो, और शेयर भी कर सकते हैं चाहे तो। बाकी कंटिन्यू कल संडे है, कल नहीं होगा, ठीक है। मंडे को हम लोग के कंटिन्यू होगा, मंडे से शुरू करेंगे। आप यकीन मानिए ज्यादा नहीं 2 महीना
हाँ, सिर्फ 2 महीना हमारे पास आप समय दे दीजिएगा सेट प्रैक्टिस में, कुछ ना कुछ परिवर्तन। आज इतना सेट में नंबर आया, नंबर लिख लीजिएगा कि पहला सेट में गए थे तो इतना नंबर आया था। क्वेश्चन का लेवल इससे टफ रहेगा, यकीन मानिए 2 महीना में जरूर ज्यादा नंबर होगा, काफी ज्यादा, कम से कम 5-7 के आंकड़ा। तो आज का लिख लीजिएगा कि कितना नंबर आज आया था। और क्वेश्चन का भी लेवल देखें हैं, लेवल ऐसा ही चेक करते रहिए, डेली अपने आप को एनालिसिस करिए, सोचिए कि आज हम क्या पढ़े हैं, वो अपना जो मेरा उद्देश्य है कहाँ तक हम पूरा किए हैं। खाना पीना पढ़ना लिखना, इसके अलावा बिहार एसएससी तक बाबू यकीन मानिए, बिहार एसएससी तक आप कोई स्पेशल काज ना करें इससे सिवाय छोड़कर। बिहार एसएससी में आपका होने का संभावना एकदम है। एक पाना में रिजल्ट रहेगा, एक कॉपी भर रिजल्ट रहेगा बिहार एसएससी का पीडीएफ में। अब अगर ओकरा में आपका पीटी में नाम नहीं रहेगा, बड़ा ताजुब की बात है। आपका गांव से, आपका घर से, आपका लॉज से, आपका पार्टनर का, सबका रिजल्ट आएगा, सबको मेंस की तैयारी करेगा, आप अकेले मुंह बनाइएगा। इससे अच्छा है कि साथे साथे सबका तैयारी। तो बिहार एसएससी में बार बार फोकस करते, दरोगा इतना महत्वपूर्ण नहीं था, हो गया, बढ़िया बात है। 1800 लोग को होगा ना दरोगा में, एकरा में 26,000 समथिंग, कितना रिजल्ट आएगा समझ रहे हैं। एक कॉपी भर पीडीएफ रहेगा, और 1.5 लाख में अगर आपका नहीं आया तो कैसा महसूस होगा। अब बताइए, उस दिन आप पछताने से अच्छा ना कि अभी समय है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक एग्जाम लेने की बात है। 3 महीना अपने आप को झोंक दीजिए, 4था महीना जुलाई में रेस्ट कर लीजिएगा एग्जाम देने के बाद 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना तक कोई रेस्ट नहीं, झोंक दीजिए, कोई छूटा छाटी नहीं है। अभी बढ़िया मौसम है पढ़े के, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, पंखा चला के आराम से पढ़ सकते हैं। रखा जाए इतना ही।